सो ही गाइस हम पिछले पार्ट में देखते हैं कि ताई की लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसकी आंखों के सामने कैमरा फ्लैशेस चमकते हैं। रिपोर्टर्स उसके ऊपर टूट पड़े क्वेश्चंस पूछते हुए, फोटोज खींचते हुए। सडनली वो ओवरवेल्म हो गया और उसे तेजी से नौजिया फील हुआ। जब वो चक्कर खाकर गिरने ही वाला था, एक फेमिलियर वॉइस ने उसका नाम पुकारा। मिन्योंग की कंसर्न वॉइस उस तक पहुंची। जब वो कंट्रोल खो रहा था, उसने देखा ताई का फेस पीला पड़ गया है, सांसें धीमी चल रही थी और वो क्लियरली नर्वस दिख रहा था। उसे लगा शायद ये पैनिक अटैक हो सकता है। वो सोच रही थी रिपोर्टर्स इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच गए। जब वो मुश्किल से उसे संभाल पा रही थी, तभी एक कार उनके बीच आकर रुकी और असिस्टेंट किम जल्दी से कहा, वो लोग अंदर बैठे हैं। तभी उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और पूछा कि वो ठीक है ना। ताई ने अपना फेस साइड में कर लिया, क्लियरली एम्बैरेस्ड, और बोला वो बिल्कुल ठीक है। उसने बोला शायद रनिंग की वजह से थोड़ा वार्म फील हो रहा होगा। मिन्योंग ने पॉइंट आउट किया उसका फेस तो पूरा ही लाल है। उसने अपना हाथ उठाकर उसके माथे पर रखा और बोला कि शायद उसे फीवर है और कोल्ड हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ताई इतनी क्लोजनेस से और भी ज़्यादा रेड हो गया और फिर से बोला वो ठीक है। मिन्योंग ने मना करते हुए कहा शायद उसे कुछ सिक फील कर रहा है, नौजिया या वॉमिटिंग आ रही हो। तभी एक कार उनके सामने रुकती है और सूजन चिल्लाकर पूछती है, तुम लोग इतने भीगे कैसे हो गए और यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी कार में आकर बैठो। बाद में अपार्टमेंट में ह्यून की गर्लफ्रेंड उसके साथ थी। जब ह्यून निकलने लगा, उसकी गर्लफ्रेंड ने पूछा वो कहाँ पर जा रहा है। उसने रिप्लाई किया कि वो निकल रहा है। उसने जल्दी से समझाया कि उसे लगा था मिन्योंग ने खाना नहीं खाया होगा। उसकी गर्लफ्रेंड चिढ़ गई। उसने पूछा जब वो यहीं पर है तो वो मिन्योंग की इतनी चिंता क्यों करता है। ह्यून ने समझाया मिन्योंग यहाँ पर अकेली है और वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा मिन्योंग को कोई बच्ची नहीं है। उसने पूछा ह्यून उसे क्यों संभाल रहा है, खासकर जब वो तो एक दो बार ही आती है और पिछली बार भी वो मूवी देखने चला गया था उसके साथ, जो मूवी वो खुद भी देखना चाहती थी। ह्यून ने समझाने की कोशिश की मिन्योंग के फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में बोली कि वो उसे वियर्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो गुस्से में थी कि वो हमेशा सेकंड प्लेस आ रही है। सो अब इस वीडियो की शुरुआत होती है। उसने बात टाल दी, कहते हुए कि वो तो उसकी लिटिल सिस्टर जैसी है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने स्मर्क करते हुए याद दिलाया कि मिनक्योंग उसकी रियल सिस्टर नहीं है। लेकिन आर्ग्यूमेंट चलता ही रहा और दोनों अगली से फेस ऑफ में उतर गए। गर्मा गर्म बहस के बाद शैनसंग ने स्मोक करते हुए सोचा, ये कितनी बार हो चुका है पहले। उसने आगे सोचा, मेरी गर्लफ्रेंड मिन्योंग को राइवल क्यों बना रही है, सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और अचानक ही उनकी रिलेशनशिप में दरार और गहरी हो गई। ह्योंग की मिलिट्री सर्विस खत्म हुई तो सिया और मिन्योंग उसे मिलने आए। उसने उसे डिस्चार्ज पर कांग्रेट्स कहा और ह्योंग ने माना कि काफ़ी टाइम से नहीं मिले थे। जब ह्योंग ने मिन्योंग के हाथ में रोज़ देखा, उसने पूछा क्या ये डिस्चार्ज गिफ्ट है, जिस पर मिन्योंग शर्माते हुए बोली कि आज उसकी कमिंग ऑफ एज डे है। सिया ने बताया कि मिन्योंग को आज कन्फेशन मिला है और ये सुनकर मिन्योंग और ह्योंग दोनों शॉक्ड रह गए। सिया ने उसे लाइटली पुश किया कि वो ह्योंग को बताए। मिन्योंग शर्माते हुए बोली कि सन मिन नाम का उसका जूनियर उसे कन्फेस कर चुका है। होंग उसे देखते रह गया, इस न्यू इन्फो को प्रोसेस करते हुए, लेकिन ये बात उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग जगा गई। वो मिन्योंग को और क्लोजली ऑब्जर्व करता रहा और उसके किसी और के करीब होने का थॉट उसे उम्मीद से ज्यादा बॉदर कर रहा था। एक दिन ह्योंग ने सिया से पूछा कि मिन्योंग कहाँ है। सिया ने बताया कि वो रूम में है और काफ़ी अपसेट लग रही है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। हायोंग तुरंत उसके रूम की तरफ दौड़ा, सॉफ्टली नॉक करके अंदर गया। उसने पूछा कि वो ठीक है या नहीं। मिन्योंग, जो विजिबली शेकन थी, बोली कि उसके बॉयफ्रेंड ने कहा था कि वो उसे हेट करता है। उसने कहा कि वो बोरिंग है, रोबोटिक है और उसे उनका रिलेशनशिप पसंद नहीं था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसने उससे ब्रेकअप क्यों किया। उसने अपने सारे प्रॉमिसेस पूरे किए थे और उनका प्लान था कि स्केड्यूल फ्री होते ही वो डेट पर जाएंगे। वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड और कंफ्यूज थी। ह्यान ने उसे कंसोल करने की कोशिश की, कहते हुए कि वो अपसेट होना नेचुरल है, लेकिन मिन्योंग की बातें उसे अंदर तक लगी। वो कांप रही थी और उसकी आंखों से टीयर्स गिर रहे थे। उसने पूछा कि क्या वो वियर्ड है, क्या वो नॉर्मल लड़की जैसी नहीं लगती, क्या वो अनअट्रैक्टिव है। उसकी वल्नरेबिलिटी ने हयोंग को बहुत गहराई से हिट किया। उसे एहसास हुआ कि मिन्योंग अभी भी प्यार को वैसे नहीं समझती जैसे वो समझता है। वो बचपन से उसके साथ था, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि क्या वो दोनों कभी इससे आगे भी जा सकते हैं। जैसे ही हयोंग ने खुद को मिन्योंग के चेहरे को घूरते हुए पकड़ा, वो खुद शॉक्ड हो गया। उसने बात टालते हुए कहा कि टेंशन मत लो, ये सब बातें गलत हैं, लेकिन अंदर से वो खुद को कोस रहा था कि उसने क्या सोच लिया। एक बार दरार पड़ने के बाद सब कुछ बहुत तेजी से बिगड़ने लगा और उनके बीच की फीलिंग्स ऐसे बदल रही थीं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हयोंग ने महसूस किया कि उनकी बढ़ती कनेक्शन की स्पीड उनके पुराने रिश्ते को हिला रही थी और उसी हीट ऑफ द मोमेंट में वो वहां से भाग गया।
समझ ही नहीं पा रहा था कि उनके बीच आखिर हो क्या रहा है। प्रेजेंट में सब सोचते हुए हयोंग को लगा कि वो बस मिनयोंग के लिए वहां रहना चाहता है, उसके साथ फैमिली की तरह। हयोंग ने कहा कि वो सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई, जिस पर वो हंसकर बोली कि क्या वो फिर वही लाइन कहने वाले हैं। लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि उसे उससे हमेशा और ज्यादा क्यों चाहिए, क्यों वो उसे इतना स्ट्रांगली डिजायर करता है। कुछ दिन बाद मिनयोंग नर्वसली मैंशन के सामने खड़ी थी। पिछली रात मैडम ली सून, टी के वाइस चेयरमैन की वाइफ और टी की मदर का मैसेज उसे काफ़ी अनईजी कर गया था। उसे इनवाइट किया गया था और अब वो यहाँ खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। डोरबेल बजाते हुए वो सोच रही थी कि मैडम लेउन असल में कैसी होंगी। अगर लोगों की सारी पॉजिटिव बातें हटा दी जाएं तो सामने एक ऐसी वुमन बचती, बहुत मेटिकुलस, पूरी परफेक्शनिस्ट, और ऐसी डॉटर इन लॉ जो इतनी फ्लॉलेस हो कि चेयरमैन टाइसियन भी क्रिटिसिज्म ना कर सके। मैडम लेओन एक ऐसी इंसान थी जो कभी मिस्टेक्स नहीं करती थी, ना अपने फैमिली में ना अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। वो ऐसी वुमन थी जो एरर्स बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद हाउसकीपर आकर बोला कि मिनयोंग आ चुकी है। मैडम ली सन की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। उन्होंने मिनयोंग को वार्मली ग्रीट किया। उन्होंने उसके बारे में काफ़ी सुना था, खासकर कि वो ताई के लिए टू अफेक्शनेट है। ली सन ने कहा कि उन्होंने सुना था कि मिनयोंग को ये रोल लेने पर मजबूर किया गया था, क्योंकि ताई की डिमांडिंग नेचर की स्टोरीज काफ़ी हद तक सच लगती थी। लेकिन मिनयोंग ने डिनाई किया और कहा कि उसके लिए ये रोल लेना ऑनर की बात है। मैडम ली सन मुस्कुराई, नोट करते हुए कि मिनयोंग उनके बेटे की बहुत अच्छी केयर कर रही है। मिनयोंग को एडमिट करना पड़ा कि सामने खड़ी ये वुमन, मैडम ली सन, एक्चुअल में और भी स्टनिंग थी। उसे दिखा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ताई अपनी माँ से स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस लगता है। लीन ने माना कि उन्हें डर था कि पिछले साल की घटनाओं के बाद ताई ने मोटिवेशन खो दिया था, लेकिन मिनयोंग के उसके लाइफ में आने के बाद वो फिर से पहले जैसा हो गया था। लियून ने मिंगक्योंग को इसके लिए थैंक किया और मिंगक्योंग ने प्राउड महसूस करते हुए कहा कि वो आगे भी मेहनत करेगी। लियून ने मिंगक्योंग को थोड़ा ब्रेड ऑफर किया और दोनों आराम से बातें करने लगे। मिंगक्योंग को लगा कि लियून वाकई एक जेन्युइनली काइंड पर्सन है। फिर बात बदलते हुए लीसन ने ताई की पिकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में पूछा, बताते हुए कि जब भी वो उसे अकेला छोड़ती हैं, ताई प्रिटेंड करता है कि उसने खाना खा लिया और फिर बस भूखा रहता है। इस पर मिंगक्योंग ने कंसर्न दिखाया कि ये उनके लिए कितना अपसेटिंग होगा। लियोन ने हल्के से हंसते हुए एक मदर्स सीक्रेट बताया कि ताई बचपन में बहुत क्यूट था, उन्हें उस पर और फर्म होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी। जब भी वो टैंट्रम्स करता, वो तुरंत हार मान लेती। मिंगक्योंग ने समझदारी से सिर हिलाया, लेकिन लियून ने आगे बताया कि ताई बचपन से ही बहुत सेडेंट्री था। वो ठीक से खाना अवॉइड करता था, जिससे उसे चाइल्डहुड में कई छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज हुई थी। मिंगक्योंग ने सोचा कि वो आज भी कई मामलों में वैसा ही है। लियून ने थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए कहा कि वो कोशिश करती हैं चिंतित ना होने की, लेकिन फिर खुद को सुधारते हुए बोली कि वो इतनी बातें एक बिजी इंसान से कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों, लेकिन ये सब बातें उन्हें उस समय की याद दिला रही थी जब उन्होंने ताई को किंडरगार्टन में वापस भेजा था और टीचर से मीटिंग की थी। फिर लियून ने रिवील किया कि दरअसल आज उनका मिनयोंग से मिलने का एक और रीज़न भी था। उसी समय मैंशन के अंदर सूजन ताई के रूम में भागते हुए पहुंची, बताते हुए कि मिनयोंग डाउनस्टेयर्स है। ताई थोड़ा स्टार्टल्ड हुआ और स्कॉफ करके पूछा कि क्या वो इतनी जल्दी आ गई। सूजन ने टीजिंग के मौके को पकड़ते हुए पूछा कि क्या वो उसके लिए तैयार होके बैठे हैं, जैसे वो कोई डेट हो। ताई ने तुरंत डिनाई किया, कहते हुए कि उसे एक मीटिंग अटेंड करनी है। लेकिन सूजन ने फिर छेड़ा कि शायद ये मिन के साथ एक डेट हो सकती है। उसने ताई के चेहरे का टेंशन नोट किया और आगे पूछा कि उनके बीच कोई प्रोग्रेस हुई है क्या। ताई अनकंफर्टेबल हो गया और उसे स्टॉप करने को कहा, लेकिन सूजन नहीं रुकी। वो बोली, अगर एक लड़का और लड़की हमेशा साथ हों तो क्या उसे लगता है कि उनके बीच कुछ डेवलप हो सकता है। ताई का एक्सप्रेशन खराब हो गया और उसने कहा कि ऐसे वियर्ड बातें करना बंद करो। उसने कहा कि वो मिंगयोंग में इंटरेस्टेड नहीं है और उनका रिलेशन प्योरली प्रोफेशनल है, ये कंपनी है, प्लेग्राउंड नहीं। सूजन उसके रिएक्शन से शॉक थी, समझ नहीं पा रही थी कि वो इतना वर्कड अप क्यों हो रहा है। ताई ने बात टालते हुए कहा कि उसके जोक्स डिसरिस्पेक्टफुल हैं और ये कितना अनप्लेजेंट होगा अगर मिंगयोंग को पता चले कि वो उसके पीछे ऐसी बातें करती है। नीचे लियोन मिनयोंग से ताई के कोलैप्स की खबर पे बात कर रही थी। रिपोर्ट्स आते ही सब हड़कंप मच गया था। मिनयोंग ने तुरंत अपोलोजाइज किया,
कहते हुए कि ये गलती उसकी है और वो खुद को रिस्पॉन्सिबल महसूस कर रही है। उसने कहा कि उसे ताई की कंडीशन के बारे में और फेमिलियर होना चाहिए था, लेकिन ल्यून ने उसे रीअश्योर किया कि ये गलती उसकी नहीं है। ल्यून ने एक्सप्लेन किया कि ये लॉजिकल है कि मिन्योंग को उसके बारे में सब ना पता हो, क्योंकि ल्यून के हस्बैंड टाइशिया वू, वाइस चेयरमैन, ने हमेशा ये बात छुपाई रखी। उनका मानना था कि टीके के नेक्स्ट चेयरमैन को ऐसी वीकनेस नहीं दिखनी चाहिए। 34 इयर्स पहले साउथ कोरिया टीके ग्रुप की सेकंड डॉटर ताई ही और एक अननोन वॉलीबॉल प्लेयर की लव स्टोरी से ऑब्सेस थे। मीडिया में रूमर्स की भरमार थी और सबकी नज़रें टीके ग्रुप के फ्यूचर और सीएस प्लानिंग की डायरेक्शन पर थी। टीके और सीएस की पॉलिटिकल मैरिज, यानी दोनों कंपनीज की अलायंस, कोरियन इकोनॉमी और मीडिया में बड़ी खबर थी। इन्वेस्टर्स भी इस यूनियन से होने वाली डायरेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे थे। फिर लियोन ने सुनजुन से कहा कि उस औरत यानी ताइसोही को भूल जाना चाहिए, उसे इररिस्पॉन्सिबल और अनट्रस्टवर्दी कहकर। उसने ताई को छोड़ दिया था किसी वर्थलेस आदमी के लिए और दोनों फैमिलीज के वादे तोड़ दिए थे। लेकिन सुनजुन ने पॉइंट आउट किया कि उसे शायद पता ही नहीं था कि ताई के लिए वो औरत क्या मायने रखती थी। अब सुवू और सुन की शादी तय हो चुकी थी, जो उसे रिडिक्युलस लग रहा था। वो अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ही हुई थी और अचानक उसे शादी कर देनी थी। उसने कंप्लेन किया कि उसके अपने ड्रीम्स, जर्नलिज्म और मीडिया सब खत्म हो गए। अब उसे बस सहना था और अपनी पूरी कोशिश करनी थी। उसके फादर ने ताई से कहा था कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक चांस सब कुछ वापस लेने का जो ताइसोही ने उनसे छीन लिया था। और ताई के नेचुरल ब्लड लाइन और गुड लुक्स ने लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट किया। रिपोर्टर्स के कैमरास लगातार फ्लैश हो रहे थे और जेन अपने हैंडसम बेटे पर प्राउड होकर चिल्ला रही थी कि वो कर सकता है। ताई ने उसे गले लगाते हुए सॉफ्टली कहा कि वो चिंता ना करे। प्रेजेंट में लीसान मुस्कुराई और माफ़ी मांगी कि ये बातें उन्हें पास्ट की याद दिला गई। उन्होंने कहा कि ये मिंगयोंग की गलती नहीं है। भले ही ताई दिखाता नहीं है, लेकिन वो अपने इमोशंस रेयरली एक्सप्रेस करता है, इसलिए लोग समझ ही नहीं पाते कि वो स्ट्रेस में है। वो अपने बॉडी की हालत को भी इग्नोर करता रहता है जब तक कि आखिरकार वो कोलैप्स न कर जाए। और इसी वजह से थोड़ा एम्बैरेसिंग था, पर लीसान उससे बाद में एक रिक्वेस्ट करना चाहती थी। तभी जैसे ही ताई और सूजन नीचे आए, मिंगयुंग ने रिस्पेक्टफुली झुककर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ग्रीट किया। ताई एक पल रुका, फिर आगे बढ़ गया और उसके जेस्चर को एक्सेप्ट किया। ताई ने अपनी माँ को ग्रीट किया और लीसान ने उसे खाना खाने की याद दिलाई। ताई ने कहा, वरी मत करो, उसे भूख नहीं है। लीसा ने नोट किया कि उसका वेट कम लग रहा है। ताई ने कहा, शायद पिछले रात उसने बहुत डिलिशियस खाना खा लिया था, इसलिए अभी भी फुल है। लीसा ने कहा कि वो समझती है कि उसे जल्दी है, लेकिन जाने से पहले थोड़ा सा खा ले, क्योंकि उन्होंने उसका फेवरेट क्लैम सूप बनाया है। ताई ने माफ़ी मांगी और कहा कि अगली बार वो ब्रेकफास्ट जरूर खाएगा। उधर मिंगयोंग पीसफुल सराउंडिंग्स देखते हुए ताई के घर के माहौल ने उसे अपने पेरेंट्स की याद दिला दी। वो थोड़ा फ्लस्टर्ड हो गई। जब वो उसके पास से गुजरा, उसने सजेस्ट किया कि उन्हें अब चलना चाहिए। किमचुन थोड़े अनश्योर लग रहे थे। उन्होंने हेजिटेट किया और फिर मिन्योंग से कहा कि शायद मैडम को पर्सुएड करना बेहतर रहेगा, और उन्होंने एक बॉक्स मिन्योंग के हाथ में पकड़ा दिया। मिन्योंग नर्वस लग रही थी क्योंकि मैडम का वो स्ट्रेंज गेस्ट वहां मौजूद था, जिसकी एनर्जी काफ़ी अजीब थी और सारा ध्यान टाइली पर था। टाइली आइटम्स को देखकर थोड़ा पीछे हटे और पूछा कि ये सब किस लिए है। मिन्योंग के बताया कि ये एक टॉनिक है जो बॉडी को नरिश करने और सीजनल ट्रांजिशंस में एनर्जी बूस्ट करने के लिए दिया जाता है। जब टाई ने पूछा कि क्या ये हर्बल मेडिसिन है, तो मिन्योंग ने मना किया और बताया कि ये एक फैमिली सीक्रेट फॉर्मूला है जो जेनरेशन से चला आ रहा है। ये खास रेसिपी से बना था जिसे एक मशहूर कोरियन फिजिशियन के डायरेक्ट डिसाइपल के नेफ्यू ने तैयार किया था। उसके हिसाब से ये फॉर्मुलेशन 170 साल पुराने ट्रेडिशनल कोरियन मेडिसिनल लेगेसी को फॉलो करता है। उसने बताया कि हर्ब्स को 3 दिन और 3 रात तक बॉयल किया गया है ताकि पूरी पोटेंसी निकले, और इसका नाम सिरोंडेवसू है। टेली ने कहा कि ये तो नॉर्मल सा हर्बल मेडिसिन ही लग रहा है, और पूछा कि उसने इसे कहाँ से खरीदा और ये अजीब सा कैप किस लिए है। मिन्योंग ने समझाया कि हर्बल मेडिसिन इसलिए बुरा लगता है क्योंकि उसका कलर वियर्ड होता है और स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग। उसने बताया कि स्ट्रॉ से पीने पर स्मेल ब्लॉक हो जाती है और मेडिसिन जैसा फील नहीं होता। जैसे ही वो समझा रही थी, टाई अनॉयड होने लगा और पूछा कि ये कैसा ट्रिक है। मिन्योंग थोड़ी शेकन हो गई क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड था कि वो ऐसे ही पैनिक करेगा। उसे लगा कि वो एक बार्किंग डॉग जैसा रिएक्ट कर रहा है और सोचने लगी कि मैडम ने उसे ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला। मिन्योंग ने सोचा कि इसे करना ही होगा, स्पेशली उस एनवेलप के बाद जो रिच मूवी लीड की मां ने दिया था, जिसने उसे एक्स्ट्रा मोटिवेशन दिया था।
उसने बताया कि असल में ये हर्बल टॉनिक थोड़े अलग तरीके से प्रिपेयर किया गया है। उसका दावा था कि ये बिल्कुल बिटर नहीं है और इसकी स्मेल भी बुरी नहीं है। जैसे वो टाई के करीब आई, टाई विजिबली अनकंफर्टेबल हो गया। मिन्योंग ने कहा कि उसके पास एक छोटा ट्रिक है, क्योंकि उसके छोटे ब्रदर्स को मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट बनाया था जिससे वो आसानी से निगल सकते थे। टाई ने अपना चेहरा घुमा लिया और कहा कि झूठ मत बोलो, और सोचा कि वो उसके बहुत करीब खड़ी है। मिन्योंग ने धीरे से कहा कि बस एक सिप ट्राई कर लो, ये अच्छी स्मेल भी देता है, और उसने स्ट्रॉज की तरफ बढ़ाया। उसे लगा कि शायद टाई फाइनली मान जाएगा। जैसे ही टाई स्ट्रॉ के पास आया और स्मेल करने लगा, मिन्योंग नर्वस हो गई कि उसकी रिएक्शन कैसी होगी। अचानक टाई पीछे हटा और चिल्लाया कि पीछे हटो। उसने पूछा कि ये कैसी स्मेल है और क्या ये सच में प्लेजेंट माना जाता है। मिन्योंग ने कहा कि शायद उसे स्मेल पसंद ना हो, लेकिन उसे खुद ये पसंद है। टाई शॉक्ड हो गया और पूछा कि क्या उसे सच में ऐसी स्मेल पसंद है। जैसे ही वो मिन्योंग के करीब आया, वो पसीना पसीना हो गई, सोचते हुए कि शायद वो सच में गुस्से में है। टाई ने उसे कॉर्नर किया और पूछा कि क्या वो सोचती है कि उसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, और क्या उसे लगता है कि ये टॉय चिप जैसे ट्रिक्स उस पर चल जाएंगे। मिन्योंग ने हेजिटेट किया, पर आखिरकार माना कि ये स्मेल उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कलोन की याद दिलाती है, इसलिए उसे पसंद है। टाई उसकी बात सुनकर स्टन रह गया, और मिन्योंग अंदर ही अंदर पैनिक हो गई कि ये शायद उसकी लाइफ की सबसे स्टूपिड बात थी। टाइल ने लंबी सांस ली और कहा कि अब ड्रामा बंद करो। फिर उसने कप उठाया और मिन्योंग के शौक के साथ पूरा टॉनिक एक ही बार में पी लिया। वो जल्दी से कैंडी उठा लाई, टाई के अचानक पी लेने पर हैरान। टाई ने कंप्लेन किया कि ड्रिंक बहुत बिटर है। मिन्योंग ने उसे कैंडी दी और जल्दीबाजी में कैंडी को उसके माउथ के पास रख दिया। टाई ने कैंडी ले ली और सक करने लगा, जबकि मिन्योंग बुरी तरह ब्लश कर गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने उसकी लिप्स छू ली थी। उसका दिल अनकंट्रोलेबली धड़कने लगा। टाई एक कदम पीछे हटकर टीजिंगली बोला कि क्या तुम्हें कैंडी चाहिए? अगर चाहती हो तो तुम्हें थोड़ा टॉनिक पीना पड़ेगा। मिन्योंग ने चेहरा घुमा लिया और कहा कि ऐसे टीज मत करो। टाइल ने जवाब दिया कि पहले तो तुम उसे टीज कर रही थी। मिन्योंग ने डिनाई किया, कहते हुए कि वो कैसे टीज कर रही थी उसे पता ही नहीं। टाइल अम्यूज्ड होकर बोला कि उसे वो बेहद अडोरेबल लग रही है। मिन्योंग स्टन्ड रह गई, जबकि टाई खुद शॉक था कि उसने क्या कह दिया। जब मिन्योंग ने धीरे से पूछा कि उसने अभी क्या कहा, टाई नर्वस होकर एक्सक्यूज ढूंढने लगा। उसने कहा कि वो कप की बात कर रहा था, कप अडोरेबल है और वो बस एनकरेज कर रहा था। उसने पूछा कि क्या वो कॉम्प्लीमेंट से इमोशनल हो रही है। मिन्योंग इस बात से काफी टच हो गई और खुद भी इमोशनल हो गई। टाइल ने उसकी तरफ इशारा करते हुए सिर हिलाया और बोला कि ये एक्सप्रेशन क्या है। उसने कहा कि अनबिलीवेबल है, और उसे वार्निंग दी कि कहीं वो ये ना समझ ले कि वो उसके बारे में बोल रहा था। मिन्योंग ने पूछा कि क्या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को डोका भी पसंद है, और टाइल उसकी बात सुनकर दंग रह गया। मिन्योंग ने कहा कि उसने कभी किसी को डोका पसंद करते नहीं देखा। टाई ने अनजाने में कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये सही है। इसके बाद टाई ने उस वियर्ड पेन के बारे में पूछा जो उसके सामने था। मिन्योंग ने कहा कि ये एक गिफ्ट है। टाई ने उसे हाथ में दबाया, पूरी तरह कंफ्यूज, जबकि टाई उसके कैप को पोक करने लगा। पिछले 10 सालों में टाई ने अपने कैलकुलेटेड स्माइल के पीछे हमेशा अपनी इंटेंशंस छुपाई थी और नेगोशिएशंस में सामने वाले की कमजोरी का इस्तेमाल किया था। टाई ने कहा कि अब उसे समझ आया कि मैनेजर किम ने इतने अच्छे रिजल्ट्स कैसे हासिल किए। टाई ने पूछा कि टारगेट सेटिंग रेट इतना लो क्यों है? ये कोई नियर बाय कन्वीनियंस स्टोर नहीं है। एम्प्लॉय डिप्रेस्ड और इंटिमिडेटेड दिख रहा था टाई के एटीट्यूड से। टाई ने पूछा कि करंट एमएस सिचुएशन परसेंटेज में क्या है, क्योंकि वो हमेशा सीरियस बिजनेसमैन रहा है। वो पूछ रहा था कि क्या उसे ये सब ट्रैक करना पड़ता है, क्योंकि टाई ने कार्टून पेन खोल लिया था और एम्प्लॉयज़ इकट्ठा हो गए थे उसकी हाथ में पड़े उस ऑक्टोपस को देखने जब वो डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था। मिन्योंग को टाई को ऐसा करते हुए थोड़ा अनईजी फील हुआ। टाई ने मिन्योंग को ऑर्डर दिया कि वो इंश्योर करे कि सारे चेंजेस कम्युनिकेट हो जाए ताकि वो लोग रिपोर्ट कर सकें। उसने कहा कि बिटर मेडिसिन मुंह को अच्छा नहीं लगता, पर बीमारी के खिलाफ ये इफ़ेक्टिव होता है। उसने जोड़ा कि हेल्थ के लिए ये कड़वी दवा लेना इम्पॉर्टेंट है और बाद में कैंडी खरीदकर मीठा टेस्ट ले सकते हैं। मीटिंग के बाद एम्प्लॉयज़ आपस में बात कर रहे थे कि टाई ने इतने कम टाइम में सब कैसे ऑब्जर्व कर लिया। उन्होंने उसकी शार्प, इंस्टा लाइक कीन आइज की तारीफ की और कहा कि अब उन्हें कंपनी पसंद आने लगी है, पर अभी नहीं। जैसे ही वो बाहर निकले, मिन्योंग ने पोलाइटली उन्हें बाय कहा। थोड़ी देर बाद मिन्योंग ने दरवाज़ा नॉक किया और बताया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है, लेकिन टाइली थोड़ा स्कैर्ड लग रहा था और उसने मना कर दिया कि वो नहीं लेना चाहता। मिन्योंग ने उसकी बात दोहराई, ये रिमाइंड करते हुए कि बिटा मेडिसिन मुंह के लिए अच्छी नहीं होती, पर इलनेस में काम आती है, जिससे टाई थोड़ा हैरान हुआ।
टाई ने कांपते हुए अपना मुंह ढकने की कोशिश की, लेकिन मिन्योंग ने इंसिस्ट किया और उसे दवा लेने पर मजबूर किया। टाई, जो हमेशा कंट्रोल्ड और रिजर्व्ड रहता था, उसके सामने एक बच्चे जैसा एक्ट कर रहा था, जिससे मिन्योंग का दिल थोड़ा अनसेटल हो गया। थोड़ी स्ट्रगल के बाद उसने आखिरकार टॉनिक पी लिया। सीन पर बेक्योंग टास्क फोर्स रूम में शिफ्ट हो जाता है। एक एम्प्लॉय ने असिस्टेंट मैनेजर मिन्योंग को बुलाया, पूछते हुए कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ रहे हैं क्या। किसी ने कहा कि जब से मैनेजर यांग की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात हुई है, वो बस उन्हीं के बारे में बात करती रहती है। मैनेजर यांग ने सरप्राइज दिखाया और कहा कि ऐसे किसी को पर्सनली मिल पाना रेयर है। उन्हें हमेशा सिर्फ रूमर्स ही सुनने को मिले थे और उन्होंने पहले सोचा था कि वो कंपनी के प्रमोशनल मॉडल होंगे। एम्प्लॉय ने कहा कि रोज इतना हैंडसम फेस देखना बेस्ट हाई बेनिफिट है और वो थोड़ी जेलस है, जिस पर मिन्योंग हंस दी। दूसरी एम्प्लॉय ने टीजिंगली पूछा कि क्या वो उस सिचुएशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में सोच रही थी। मैनेजिंग डायरेक्टर सच में थोड़ा इंटिमिडेटिंग था। एम्प्लॉय ने कंफर्म किया और कहा कि ऐसा इंसान मिलना कितना मुश्किल होता है। मीहो और हैनोंग को देखते हुए मैनेजर यांग ने कहा कि वो भी हैंडसम है। हैनोंग ने हंसते हुए कहा कि उन्हें पता है कि सब बिजी हैं और वो और मेहनत करेंगे। फिर मिन्योंग प्रेजेंटेशन में टाई के साथ खड़ी थी। मीटिंग के बाद चलते चलते टाई ने उसे चीक पर पोक किया, जिससे मिन्योंग फ्लिंच कर गई और एम्बैरस फील किया। वो कंफ्यूज थी, सोच रही थी कि जब भी टाई बच्चे जैसे टैंट्रम करता है या उसे क्यूट सी स्माइल से परेशान करता है, उसे लगता है जैसे वो कोई स्पेशल है। सुबह की जॉगिंग में मिन्योंग दौड़ते हुए अचानक देखती है कि कोई उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, उसे बुलाते हुए। ये देखकर वो हैरान हो गई कि वो टाई था, जो उसे देखकर वार्म स्माइल दे रहा था। मिन्योंग ने सोचा कि हर बार की तरह टाई का अचानक सामने आ जाना उसे कंफ्यूज्ड और फ्लस्टर्ड कर देता है। मिन्योंग ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बुलाते हुए पूछा कि वो वहाँ क्या कर रहे हैं। टाई ने हांफते हुए कहा कि वो उसे दूर से बुला रहा था। मिन्योंग ने माफ़ी मांगी कि ईयरफोन्स की वजह से वो सुन नहीं पाई। टाई ने हल्का सा हफ किया पर कहा कि वरी मत करो, उसे तुम्हें देखकर खुशी हुई। साथ साथ चलते हुए उसने नोट किया कि उसका घर पास ही है और वो काफ़ी क्लोज रहती है। अंदर ही अंदर वो थोड़ा क्रेजी फील कर रहा था और सोच रहा था कि क्या वो नॉर्मली वीकेंड्स में ऐसे कपड़े पहनती है। मिन्योंग ने कंफर्म किया कि वो कंपनी के पास रहती है और ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंट है, जिस पर टाई ने पूछा कि वो उसे पहले क्यों नहीं दिखी। उसने कहा कि वो ऑलमोस्ट रोज रन कर रहा है। मिन्योंग ने बताया कि वो कुछ दिनों से थोड़ा डाउन फील कर रही थी, इसलिए एक्सरसाइज से ब्रेक ले लिया था, जिससे टाई ने नर्वस होकर गल्प किया। उसे महसूस हुआ कि ये उसकी वजह से था। मिन्योंग ने पूछा कि क्या वो भी वहीं वर्कआउट करता है, जिस पर टाई ने कहा कि उसने हाल ही में रनिंग हॉबी के तौर पर शुरू की है। उसने ऐड किया कि जब माइंड क्लियर करना हो तो हान रिवर के पास रन करने से बेहतर कुछ नहीं। मिन्योंग ने उसकी तारीफ की और कहा कि अजीब है, क्योंकि वो भी जब ऐसा फील करती है तो वहीं दौड़ने आती है। टाई ने कहा कि ये कोइंसिडेंस भी अजीब है और बताया कि ये टिप उसे असिस्टेंट किम चुन ने दी थी। टाई ने पूछा कि आज रनिंग के दौरान वो क्या सोच रही थी। मिन्योंग जवाब देने ही वाली थी पर टाई का फेस देखकर फ्लिंच कर गई। उसने इंस्टेड पूछा कि उसने जो मार्केटिंग प्रमोशन प्लान सबमिट किया था, टाई को कैसा लगा, क्योंकि उसे कोई फीडबैक नहीं मिला था और वो थोड़ी वरिड थी। टाई रुक गया, रियलाइजिंग कि मिन्योंग के लिए वो बस एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था और ये उसके लिए बैड सिचुएशन थी कि बॉस उसे वीकेंड पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। उसने मिन्योंग को कहा कि वो चलता है और उसे अच्छा वीकेंड विश किया। उसने बाय कहा, रिमाइंडिंग हर कि वो उसे वर्क पे मिल जाएगा। 10 साल पहले जब वो कंपनी में ज्वाइन हुई थी, वो सिर्फ कोलीग्स थे, पर अब वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सेक्रेटरी बन चुके थे। टाई सोच रहा था, क्या होता अगर वो बॉस नहीं होता? क्या होता अगर वो लोग अभी भी सिर्फ कॉलीग्स होते? वो सोच रहा था कि वो साथ काम कर सकते थे, दोस्त बन सकते थे, साथ डिनर कर सकते थे। लेकिन अब चीज़ें इतनी सिंपल नहीं थी। वो मिन्योंग की तरफ देख रहा था, इमेजिन कि क्या होता अगर वो उसकी सेक्रेटरी ना होती। डिनर पर मीहो तब बोला जब एक एम्प्लॉय ने पूछा कि क्या मीहो सच में अपनी हाई स्कूल स्वीटहार्ट से शादी कर रहा है। मीहो ने कंफर्म किया अपनी रिंग दिखाते हुए और बताया कि शादी अगले साल मार्च में होगी। फीमेल एम्प्लॉयज़ पूरी तरह मेस्मराइज थी, कह रही थी कि ये कितना रोमांटिक है। एक ने रोते हुए कहा कि ऑफिस के सारे मेन ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं। एक एम्प्लॉय ने ह्यूनियोंग की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या वो उसे ब्लाइंड डेट पर सेट कर सकता है, जिस पर ह्यूनियोंग हंसकर टाल गया। एक फीमेल एम्प्लॉय ने ह्यूनियोंग से पूछा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसे लगा था कि वो रिलेशनशिप में है। एम्प्लॉयज़ ने पूछा कि क्या ह्यूनियोंग और असिस्टेंट मैनेजर कैंग डेटिंग कर रहे हैं, जिसे मिन्योंग और ह्यूनियोंग दोनों ने तुरंत डिनाई कर दिया।
गर्ल्स ने सरप्राइज दिखाया, कहते हुए कि उन्होंने दोनों को कई बार साथ ऑफिस से निकलते देखा है और वो काफी क्लोज लगते हैं। मिंगयोंग हंसते हुए बोली कि लोग कभी कभी गलत समझ लेते हैं। उसने कहा कि ह्यूनन संग बस उसके लिए बहुत नाइस है, पर मैनेजर बीच में बोल पड़ा, पूछते हुए कि फिर वो लोग डेट क्यों नहीं करते, जिससे मिंगयोंग शॉक में फ्रीज हो गई। मैनेजर ने इंसिस्ट किया कि दोनों एक परफेक्ट मैच है, उनके पास अच्छे जॉब्स हैं, अच्छी पर्सनैलिटीज हैं, गुड लुक्स हैं और शादी की उम्र भी है। उसने कहा कि उनका सोलमेट तो उनके पास ही बैठा है। मिंगक्योंग ने जल्दी से डिनाई किया, कहती हुई कि वो लोग फैमिली जैसे हैं। मैनेजर ने आर्ग्यू किया कि ये और भी बेटर है, क्योंकि शादी तब बेस्ट होती है जब आप किसी कंफर्टेबल और ट्रस्टवर्दी इंसान से करें। उसने कहा कि सिर्फ बेवकूफ़ औरतें मर्दों के पीछे भागती हैं और औरतें सबसे ज़्यादा खुश तब होती हैं जब वो ऐसे आदमी से शादी करे जो उन्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करे। फिर उसने पूछ लिया कि क्या मिंगयोंग इतनी स्मार्ट है कि ये बात समझ सके। ह्यूनियोंग हंसते हुए बोला कि मैनेजर उसे अनकंफर्टेबल क्यों बना रहा है। मैनेजर ने कहा कि मिंगयोंग दिखने में प्रिटी नहीं लगती, लेकिन करीब से देखो तो उसका चेहरा ब्यूटीफुल है। ह्यूनियोंग ने मजाक किया कि मैनेजर को पता है कि ये बिहेवियर वर्कप्लेस हरासमेंट माना जाता है और एम्प्लॉयज गलत समझ सकते हैं, इसलिए रुक जाए। मैनेजर घबरा गया और हंसकर बोला कि वो बस मजाक कर रहा था। मिंगयोंग ने भी हंसकर कहा कि अगर उसका बॉयफ्रेंड ह्यून जैसा होता तो वो तो तुरंत उससे शादी कर लेती। उसने मजाक में कहा कि वो उसे किसी से मिलवा दे, जिस पर मैनेजर और जोर से हंस पड़ा। अगले दिन टीके टावर में मिंगयोंग ने ह्यूनियोंग से कहा कि अब वो लोग बूढ़े हो रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं और डेटिंग भी नहीं कर रहे। ह्यून ने अग्री किया और कहा कि उसकी मॉम उसे ब्लाइंड डेट करने के लिए दबाव डाल रही है। मिंगयोंग मुस्कुराई, बोली कि उसकी आंट काफी जिद्दी है और पूछा कि ऐसी मैनेज का मतलब ही क्या है। उसने कहा कि पहले उसे डेटिंग शुरू करनी चाहिए, फिर सोचा कि वो ऑलरेडी इतनी बिजी है तो कैसे मैनेज करेगी। उसने कहा कि वो डेटिंग कैसे कर पाएगी जब उसे किसी और की केयर करना और टेंशन लेना पसंद ही नहीं। जैसे ही वो बोल रही थी, फीमेल एम्प्लॉयज के बीच विस्पर फैलने लगे। सब एक्साइटमेंट में थे क्योंकि कोई खास आदमी वहां से गुजर रहा था। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाई ली था। टाई थोड़ा डिस्टेंट एक पल के लिए मिंगयोंग की तरफ देखने लगा और उसे देखते हुए उसकी वॉक धीमी हो गई। मिंगयोंग भी उसे देख रही थी। एम्प्लॉयज विस्पर कर रहे थे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनकी डायरेक्शन में देख रहा है। टाई ने मिंगयोंग की तरफ एक हल्की सी नजर डाली। मिंगयोंग उसकी नजरों से मिलते ही तुरंत नीचे देखकर बाउ कर गई। उसके बाउ करते ही टाई उसकी तरफ चल पड़ा। टाई ने ह्यूनियोंग और मिंगयोंग को एक साथ देखा पर कुछ नहीं कहा। एक एम्प्लॉय ने टाई को बुलाया और पूछा कि क्या उसने अमनीस के ग्रीन स्ट्राइक किए, सुनने में आया है कि इस बार कंडीशन अच्छी है। टाई ने कंफर्म किया। उन्होंने सीजन खत्म होने से पहले वहां जाने का प्लान सजेस्ट किया और टाई एम्प्लॉयज के साथ आगे बढ़ गया। जैसे ही मिंगयोंग उसे जाते हुए देख रही थी, अचानक ह्यूनियोंग ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि वो क्या कर रही है, उन्हें चलना चाहिए। मिंगयोंग थोड़ा घबराकर बोली कि हाँ चलो। टाइली एक नज़र डाली ह्यूनियोंग पर, जिसने हाथ मिंगयोंग के शोल्डर पर रखा और उसके पास झुककर बात कर रहा था। ह्यूनियोंग एक करीब आया और टाई वहीं खड़ा सब देखता रहा, जबकि मिंगयोंग ने ह्यूनियोंग को मुस्कुराकर जवाब दिया। ह्यूनियोंग ने जब टाई की तरफ देखा और उनकी नज़रें मिली तो उसने बस मुस्कुराया और उसके साथ क्राउड में गुम हो गया। उसके बाद टाई ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी जैकेट फेंक दी और गाली दी, कहते हुए कि वो लड़का जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वो सोच रहा था कि वो मिंगयोंग को क्यों परेशान कर रहा है और साइकोपैथ की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। वो सोचता रहा कि क्या ह्यूनियोंग सिर्फ क्लोज ब्रदर है। उसे ये रिडिक्युलस लग रहा था। उसकी नज़रें भी उसे अजीब लग रही थी। वो सोच रहा था कि क्या ऐसे इंसान पर ट्रस्ट किया जा सकता है और क्या मिंगयोंग नहीं समझ रही कि वो फूलिशनेस कर रही है। लेकिन टाइली ने फिर खुद को रोका और ये बात रिजेक्ट कर दी, पूछते हुए कि क्या वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। ध्यान से सोचने पर उसे याद आया कि होटल में भी वो दोनों साथ थे। टाई खुद इल्यूजन्स में डूब गया कि मिंगयोंग और ह्यूनियोंग कितने क्लोज हैं। तभी अचानक नॉक हुआ। मिंगयोंग ने पूछा कि टाइली ने खाना एंजॉय किया या नहीं और बोला कि वो आफ्टरनून ब्रीफिंग शुरू करेगी। टाई ने कोई जवाब नहीं दिया। मिंगयोंग ने आगे कहा कि आफ्टरनून शेड्यूल में इस क्वार्टर की प्रमोशन प्लान्स रिव्यू होंगे और हर डिपार्टमेंट हेड से मीटिंग भी होगी। उसके बाद वो स्वान ब्रांच जाएंगे। आखिर में उसने बताया कि अगर अकाउंटिंग ऑडिट की फाइनल रिपोर्ट अप्रूव हो गई तो आज का शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। टाई खुद को रोक नहीं पाया और उसने मिंगयोंग को बुलाया, कहते हुए कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं या नहीं, लेकिन ऑफिस में पर्सनल लाइफ और वर्क अलग होना चाहिए। मिंगयोंग शॉक में पूछती है कि वो क्या कह रहा है। टाई ने पलटकर पूछा कि क्या उसे नहीं पता। उसने मुंह घुमा लिया और बोला कि अगर डायरेक्टर की क्लोज एड किसी टेम्पररी लॉयर के साथ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट रखे तो लोगों को कैसा लगेगा। मिंगयोंग शॉक में बोले कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, लॉयर ह्यूनियोंग तो बस। पर टाई ने बीच में कहा कि वो सिर्फ क्लोज ब्रदर है। क्या वो उम्मीद करती है कि वो इस पर विश्वास करेगा। वो गुस्से में बोला कि होटल में वो दोनों साथ गए थे, कोई भी गलत नहीं समझेगा। मिंगयोंग ने कोई जवाब नहीं दिया।
टाई को लगा कि उसने गलती कर दी। उसे एक सटल रियलाइजेशन हुआ कि उसने गलत कहा, लेकिन मिंगयोंग ने कामली कहा कि वो केयरफुल रहेगी। बाद में मिंगयोंग के घर पर जब वो ब्लैंकेट में थी, उसके डो पासवर्ड की आवाज़ आई और सिया अंदर आ गई। मिंगयोंग बाहर आई उसे बुलाते हुए। सिया खुशी से आई और बोली कि उन्हें बाद में सेलिब्रेट करना चाहिए। पार्टी में सिया ने प्राउडली बताया कि उसने जीवी के सीईओ पैट्रिक पोआफ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हासिल कर लिया है। मिंगयोंग ने उसकी तारीफ की, उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि ये ग्रेट है। सी ने ऐड किया कि अभी किसी को पता नहीं है और मिन्योंग से कहा कि किसी को मत बताना, ये ऑफ द रिकॉर्ड है और वो नेक्स्ट मंथ कोरिया आएगा। मिन्योंग ने उसके साथ चेयर किया और बोली, जीवी सच में आजकल फैशन इंडस्ट्री की सबसे फेमस कंपनी है। सी ने समझाया कि 15 घंटे फ्लाइट लेकर फ्रांस जाना डेफिनेटली वर्थ था और बताया कि वो इतनी बिजी थी कि घूम भी नहीं पाई। फिर भी उसने मिंगक्योंग के लिए एक अलग बॉक्स लाकर गिफ्ट दिया। मिंगक्योंग ने कहा कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है और बोला कि वो यूजुअली ऐसी चीज़ें नहीं पहनती, लेकिन सी ने स्कार्फ उसके गले में डाल दिया और बोली कि उसे लगा ये उस पर सूट करेगा, हल्का है, स्टाइलिश है, और पूछा कि कहीं ये टू प्रिटी तो नहीं लग रहा। मिरर में देखकर मिंगक्योंग ने अफर्म किया और उसे थैंक किया, बोली ये वो किसी इंपॉर्टेंट डे पर पहनेगी। सी ने एडवाइस किया कि हर वक्त वर्क मत सोचो, कभी कभी ड्रेसअप करो, एंजॉय करो और थोड़ा ड्रिंक भी कर लिया करो। मिंगक्योंग को टाई का फेस याद आया और उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। सी ने नोटिस किया और पूछा क्या हुआ, पर मिन्योंग ने डिनाई कर दिया। सी आहा ने सेंस किया कि कुछ है और बोली कि वो नहीं चाहती मिन्योंग ओवरथिंक करे, हिंट करते हुए कि शायद वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए अच्छा दिखना चाहती है। मिन्योंग ने कहा कि वो बस अच्छी अपीयरेंस मेंटेन करती है, आखिर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। लेकिन सी आहा ने डिसएग्री किया और बोली बात ऐसी नहीं है, ये एक मैन और वुमन वाली वाइब है। मिंगक्योंग ने डिनाई किया, इसे रिडिक्युलस कहा और याद दिलाया कि वो टेल ली की बात कर रही है। सी ने पूछा क्यों नहीं, शायद शी इज अट्रैक्टेड टू हिम। मिन्योंग ने एडमिट किया कि हैंडसम आदमी ऑफिस में घूमे तो थोड़ा एक्साइटमेंट नेचुरल है, लेकिन ये भी बोली कि अगर ऐसा है तो फिर सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ को सेम फील होना चाहिए। वो हकलाते में बोली कि उसे वो पसंद नहीं और पहली मुलाकात से कभी पसंद नहीं किया और उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसे गाइज बिल्कुल पसंद नहीं। वो मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी। फ्लैशबैक 10 साल पहले अकेडमी में एक कैंडिडेट ने विस्पर किया कि लोग उनकी ग्रुप को ड्रीम टीम कह रहे हैं। मिंगक्योंग ने पूछा इसका मतलब क्या, तो दूसरे ने कहा सब उस इंसान की वजह से। किसी ने वंडर किया कि 2 टॉप स्टूडेंट्स को एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया है। उनका गेस था कि इंस्ट्रक्टर्स ने सोचा होगा ये एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फर्स्ट प्लेस ना मिले तो भी कोई पेनल्टी नहीं होगी। और किसी ने कहा कि उसे थोड़ा डर लग रहा है, दूसरे ने कहा उसे भी सेम लगता है। एक कैंडिडेट ने पूछा कि वो पैराशूट पब्लिक रिक्रूटमेंट से क्यों हायर किया गया, किसी डिजर्विंग कैंडिडेट का चांस गया होगा। दूसरे ने अग्री किया और कहा कि कई लोग अनकंफर्टेबल थे, सोच रहे थे कि वो दूसरे ट्राइबल से कितना अलग है। एक और बोला कि उसे जेलसी होती है क्योंकि उसने सालों तैयारी की और वो 3rd जनरेशन ट्राइबल होने की वजह से यहाँ है। मिंगक्योंग ने बीच में टोककर पूछा कि क्या वो सच में पैराशूट था या चीटिंग हुई थी, अगर ऐसा है तो वो 2nd रैंक कैसे आया। उन्होंने फिर अफर्म किया। उसने उन्हें कहा कि उस पर फोकस मत करो, बस अपना बेस्ट दो, और बोली ड्रीम टीम नाम एक्चुअली अच्छा लगता है। फिर उसने टाई को देखा, एक आदमी जो बाकी सबसे एक सिर ऊंचा था, जेंटल वॉइस और ग्रेसफुल मूवमेंट्स वाला। वो सोच रही थी कि कोई इतना परफेक्ट कैसे लग सकता है, जैसे किसी फेरी टेल का प्रिंस। टाई ने मिंगक्योंग की तरफ ग्लांस किया, वो उसे इम्प्रेस करना चाहती थी और मुस्कुराई, और उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मिंगक्योंग हल्की हो गई, उसका दिल फ्लटर करने लगा। वो फिर मुस्कुराई, क्लियरली इम्प्रेस होकर। टाई ने उसे बस एक सिंपल गर्ल समझा जो ब्लैंक सा स्माइल कर रही थी, और थोड़ा शर्माते हुए उसने नजरें हटा लीं। लेटर मिस हॉल में मिंगक्योंग प्लेट लेकर जा रही थी और उसने टाइले को अकेले बैठे देखा। वो फिर मुस्कुराई और टाई हल्का सा नर्वस हो गया। उसने उसे बैठने को इनवाइट किया और उसने थैंक करते हुए उसके सामने सीट ले ली। टाई ने थोड़ा खांसा तो मिंगक्योंग ने पूछा कि उसे कोई एलर्जी तो नहीं। टाई ने डिनाई किया और पूछा ऐसा क्यों पूछा। मिंगक्योंग ने बोली कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था और पूछा कि क्या उसे नेक या बॉडी पर इचनेस महसूस हो रही है। टाई ने माना कि उसे ऐसा लग रहा था। मिंगक्योंग ने सजेस्ट किया कि शायद डस्ट या हीटर से होगा। टाई रुका और पूछा क्या टीम मेंबर मिंगक्योंग को भी ऐसा लगा। मिंगक्योंग हल्की मुस्कान के साथ बोली कि उसे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। उसने फिश की तारीफ की, बोली कि अनबिलीवेबल है, कितना कम ऑयल है और बिल्कुल ग्रीसी नहीं है, उसे ट्राई करने को कहा। टाई ने उस पर लेमन डालकर बाइट लिया। वो खुश दिखा, जिसे मिंगक्योंग मुस्कुरा उठी। टाई ने कहा कि ये एक्सपेक्टेड से ज़्यादा डिलिशियस है। तभी किसी ने मिंगक्योंग को मोन्टाज असाइनमेंट के बारे में बुलाया और कहा कि बिजनेस टॉपिक्स एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना हेल्पफुल होगा।
टाई थोड़ा कंफ्यूज रहा जबकि मिंगक्योंग उसे एक्सप्लेन कर रही थी। फिर मिंगक्योंग टीममेट्स को परफॉर्मेंस समझा रही थी और कहा कि वो आर्म्स फैलाकर स्केच दिखाकर प्रेजेंटेशन रैप कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ने उसकी तारीफ की, उसे बेस्ट बताया और उसकी ड्राइंग स्किल्स की भी प्रशंसा की। टाई स्केच देखकर शॉक था और बोला कि ये किस तरह का टैलेंट शो है। मिंगक्योंग ने इंसिस्ट किया कि उन्हें फर्स्ट प्लेस जीतना है और याद दिलाया कि वो ड्रीम टीम है। फिर उसने पूछा कि प्रोटैगनिस्ट पान बनेगा। एक कैंडिडेट ने टाई का नाम सजेस्ट किया, बाकी ने अग्री किया, बोले वो बिल्कुल मेल लीड जैसा दिखता है और अमेजिंग होगा। उन्होंने टी को प्रोटैगनिस्ट वोट किया और क्लैप किया, हंसते हुए। टी ने ऑकवर्ड हंसी निकाली और कैजुअल दिखाने की कोशिश की। मिंगक्योंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ करते हुए उसने ची स्योंग के बारे में सोचा, क्योंकि वो जूडो टीम में था। उसने बताया कि परफॉर्मेंस का हाईलाइट एक लिफ्ट है, तो स्ट्रॉन्ग इंसान को रोल मिलना चाहिए। स्योंग उसकी बात सुनकर चमक उठा, क्लियरली प्लीज्ड। टाई ऑकवर्ड हंसा और बोला कि उसमें इतनी ताकत नहीं है। मिंगक्योंग ने थम्स अप दिया और कहा कि उसे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं और उसके बिना भी वो फर्स्ट प्लेस जीत सकते हैं। टाई फ्रस्ट्रेटेड होकर पूछने लगा कि उसका मतलब क्या है, इंसिस्ट किया कि वो कर सकता है। टाई ने फिर एक गर्ल को कोरियोग्राफी के हिसाब से उठाकर डेमो दे दिया। कैंडिडेट्स ने क्लैप्स की और मिंगक्योंग भी उनके साथ क्लैप करने लगी। टी ने पूछा कि क्या उसने वो देखा था और मिंगक्योंग ने हाथ बजाकर बोला कि वो रियली गुड था। टे को उसकी बात सुनकर थोड़ा टच फील हुआ, पर उससे पहले कि वो उस फीलिंग में डूब पाता, मिंगक्योंग ने अपना चेहरा मोड़कर अनाउंस कर दिया कि टेली सेंगयोंग परफॉर्मेंस का मेन कैरेक्टर होगा, जिससे टाई धक से रह गया। वो इरिटेट हो गया और मिंगक्योंग को तीखी नज़र से देखने लगा। मिंगक्योंग ने जोर से निगलकर सोचा कि शायद उससे कोई मिस्टेक हो गई है। उसने टाई की तरफ देखा, पर टाई ने अपना चेहरा हटा लिया। मिंगक्योंग सोचती रही कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो देख रही थी कि टाई दूसरे लोगों को स्माइल कर रहा था। बाद में अनाउंस हुआ कि अब सब लोग टीम्स में पेपर एरोप्लेन बनाएंगे और उनके फ्लाइट टाइम और डिस्टेंस को ऐड किया जाएगा। टी और मिंगक्योंग फिर से एक ही टीम में थे, जिस वजह से टाई इरिटेट हो गया। उसे लगा कि फिर से मिंगक्योंग ही, समझ नहीं आ रहा था क्यों वो हमेशा उसके आसपास आ जाती है और ये अनकंफर्टेबल लग रहा था। उसने सजेस्ट किया कि पहले पेपर चूज कर लेते हैं और एक कलर डिसाइड कर लेते हैं, जिस पर मिंगक्योंग ने बोला कि एनी कलर इज़ फाइन, क्योंकि वेट या साइज में कोई डिफरेंस नहीं था। टाई सोचने लगा कि क्या उसने कभी पेपर एरोप्लेन फोल्ड किया भी है। इस पर मिंगक्योंग ने एडमिट किया कि स्पेसिफिकली नहीं किया, पर वो प्रिडिक्ट कर सकती है कि कौन सा शेप एफिशिएंट होगा। उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया कि फ्लाइट थ्रस्ट, ड्रैग, लिफ्ट और ग्रेविटी पे डिपेंड करती है और स्टेबल फ्लाइट इन सब की डिस्ट्रीब्यूशन पे। उसने ऐड किया कि रियल एरोप्लेन्स में लिफ्ट बर्नौली प्रिंसिपल से होती है, बट पेपर एरोप्लेन्स में स्ट्रीमलाइन विंग ज़रूरी होता है। जब वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बोलती गई, टाई को लगा उसके कान से खून निकल आएगा। वो सोचने लगा ये क्या बोल रही है। मिंगक्योंग ने और बोला कि सेंटर ऑफ लिफ्ट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन डिसाइड करता है कि प्लेन ज़्यादा टाइम तक उड़ सकता है या नहीं। टाई ने हाँ में हाँ मिलाई और मिंगक्योंग ने एक ट्विंकलिंग स्माइल के साथ सेंटेंस कंप्लीट किया। टाई ने एक पेपर निकाला और बोला कि पहला प्लेन वो फोल्ड करेगा और वो लकी है क्योंकि उसे ओरिगेमी पसंद है। मिंगक्योंग शॉक हो गई, उसे लगा कि ये एक थर्ड जनरेशन चाइबॉल से एक्सपेक्ट नहीं था। उसने पूछा कि क्या ये सच है, और टाई ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा कि पेपर एरोप्लेन्स उसकी स्पेशलिटी है। उसने पूछा कि क्या वो चाहती है कि वो फाइटर जेट, स्टेल्थ, F-15K कनेक्टर, स्काई किंग डेल्टा या हाई स्पीड प्लेन जैसा कुछ फोल्ड करे। मिंगक्योंग थोड़ी घबरा गई और बोला कि वो नाम से शेप्स नहीं पहचानती, उसे देखना पड़ेगा। ये टाई को और इरिटेट कर गया। मिंगक्योंग अपने तरीके से एक्सप्लेन करने लगी कि अगर विंग नीचे की तरफ पॉइंट करे तो उसे लोअर एंगल बोलते हैं और अगर ऊपर की तरफ हो तो अपर एंगल। जनरली अपर एंगल में विंड रिसेप्शन ज्यादा होता है तो वो स्टेबल होता है। टाई ने बीच में ही रोककर बोला, बस करो। उसने अक्यूज किया कि वो हर चीज़ को बहुत सीरियसली लेती है, जबकि ये सिर्फ एक फ्रेंडली एक्टिविटी है। मिंगक्योंग थोड़ी शॉक हुई और फर्मली बोली कि अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो फर्स्ट प्राइज का एम रखना चाहिए, क्योंकि विनर टीम को टीके नोट 1 मिलने वाला था। टाई साइड में खड़ा ये सोचकर हैरान था कि ये तो क्लियरेंस सेल जैसा लग रहा है, पर फिर भी उसकी एम्बिशन पसंद आई। उसे लगा कि शायद मिंगक्योंग टॉप रिक्रूट बनने के लिए फुल एफर्ट लगा रही है, इसलिए अब उसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो सोचने लगा कि मिंगक्योंग जिसे नंबर 1 रहना पसंद है, शायद सीके में भी टॉप स्पॉट के लिए एम कर रही हो। मिंगक्योंग शॉक हो गई और पूछा वो ऐसा क्यों सोचता है। टाई ने थोड़ी प्राइड से बोला कि एक्चुअली वो सेल्फिश है और आर्ग्यू करना पसंद करता है। उसने बोला कि उसने ये बात सबसे छुपा रखी थी, पर शायद पकड़ा गया। मिंगक्योंग थोड़ी फ्लस्टर हुई कि ये इतने क्लोज कैसे हो गए, पर फिर फोकस में आ गई। उसने प्रॉमिस किया कि वो उसका सीक्रेट सेफ रखेगी। टाई ने बाल खुजाकर बोला, बस ठीक है। बाद में मिंगक्योंग ने अपने टीममेट टले को बुलाया और पास आई। टाई ने अपना चेहरा फिर से हटा लिया। मिंगक्योंग ने बोला,
टेंशन मत लो, तुम रॉन्ग इंप्रेशन नहीं देते, तुम रैशनल और रीजनेबल लगते हो। टाई ने बोला कि वो थोड़ा कोल्ड दिखता है, पर मिंगयोंग ने काउंटर किया कि वो जेंटल, काइंड और पोलाइट है। टाई ने मजाक में बोला तुम्हें परफेक्ट हो गया, जैसे उसे वर्ड से डुबो ना हो। जब टाई पेपर एरोप्लेन इंस्पेक्ट कर रहा था, मिंगयोंग उसे देख रही थी। उसने पूछा क्या हुआ, तो वो फिर बोली कि वो सच में परफेक्ट लगता है। टाई रुक गया, सोचने लगा कि वो फिर वही एक्सप्रेशन बना रही है जो उसे हमेशा नथिंग जैसा फील कराता है। उसे लगता है वो उसके सामने बोरिंग बन जाता है और ये उसके प्राइड को चोट पहुंचाता है। वो चुप सा लगकर साइड हो गया। थोड़ी देर बाद मिंगयोंग सीरियस हो गई और बोला कि चेंज पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ वो ही सब परफॉर्मेंस स्क्रिप्ट से फेमिलियर है। एक कैंडिडेट ने अपोलोजाइज किया और बोला कि वो सडन लेग इंजरी की वजह से परफॉर्म नहीं कर सकती। टाई चीख उठा, सोचकर कि क्या मिंगयोंग का रोल चेंज होगा। मिंगयोंग ने कामली बोला कि टेंशन मत लो, मैंने हमेशा अपने बॉडी को अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस के लिए ट्रेन किया है। बाकी कैंडिडेट्स ने उसकी तारीफ की और उसे अमेजिंग बोला। टाई थोड़ा डरा हुआ फील करने लगा, सोचकर कि ऐसी क्या चीज़ है जो मिंगयोंग नहीं कर सकती। उसने शॉर्ट नोटिस की बात उठाई और पूछा कि क्या ये सब इफेक्ट होगा। मिंगयोंग ने पूछा कि ये टाई के लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर टाई ने तुरंत बोला कि बिल्कुल नहीं। मिंगयोंग ने बोला कि उसकी और सेंगयोंग जू की फिजिक डिफरेंट है, तो टाई को बर्डन लग सकता है। टाई वर्ड बर्डन सुनकर थोड़ा ऑफेंड हो गया। मिंगयोंग ने एक्सप्लेन किया कि उसका मतलब वैसे नहीं था और एक सिंपल रिवीजन सजेस्ट किया जैसे टाई ने बोला था। टाई ने जोर से बोला कि ये इजी है उसके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में एक्ट के दौरान जैसे ही ताई पोजीशन में आया, उसे रियलाइज हुआ कि वो फिर से किसी ट्रिक में फंस गया है और प्रोवोकेशन का शिकार हो गया है। वो सोचने लगा कि क्या मिंगयोंग की हाइट अराउंड 170 सेंटीमीटर्स है या वेट अबाउट 70 केजी है। उसने अज्यूम किया कि वो हैवी होगी, पर श्योर नहीं था। जब मिंगयोंग उसके ऊपर कूदी और उसने उसे ऊपर खींचा, टाई ने नोटिस किया कि वो उसकी एक्सपेक्टेशन से छोटी और लाइटर थी। जब वो उसे पकड़े हुए था, अनइंटेंशनली उसका हाथ उसकी चेस्ट पर लग गया। उसका फिंगर ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ गया और उसने साइलेंटली सोचा कि ये तो काफी बिग है। तुरंत ही मिंगयोंग उसके ऊपर गिर गई। टाई अचानक से नींद से जाग गया, ये बस एक सपना था। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने अपने पैंट्स चेक किया और फ्रस्ट्रेशन में ग्रोन किया। वो पूरी तरह ओवरवेल्म्ड था। जब टाई अपनी इस पिटिफुल हालत में शावर ले रहा था, वो खुद को कर्स करता रहा, बार बार हर चीज़ डिनाई कर रहा था, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। खुद को थप्पड़ मारते हुए उसने सोचा कि क्या वो पूरा पागल हो गया है। वो एक सबॉर्डिनेट के बारे में ऐसा सपना कैसे देख सकता है, और वो भी मिंगयोंग के बारे में। बैकग्राउंड में पीसफुल ब्लिसफुल म्यूजिक बज रहा था और वो इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। वो पिछले कुछ टाइम से काफी स्ट्रेस में था, शायद वो टेम्पररीली इनसेन हो गया था। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस अजीब मैथ ऑब्सेस्ड होपलेस चश्मा पहनने वाली एआई कांग मिंगयोंग के बारे में सपना क्यों देख रहा था। लेकिन ये सोचते हुए भी उसका ध्यान भटक गया। उसे मानना पड़ा वो प्रिटी तो थी। पहले वाला चेस मोमेंट याद करके उसने फिर से खुद को थप्पड़ मारा। वो खुद से पूछने लगा कि उसे क्या हो गया है। वो जिसने सस्पिशियस लोगों, ऑब्सेसिव लवर्स, बड़ी बड़ी गॉडेसेस, आइडल, स्कूल मेट्स, एथलीट्स और बुरे इंटेंशंस वाली काउंटलेस टेम्पटेशंस को रेजिस्ट किया था, वो अब मिंगयोंग के लिए अपना कंपोजर खो रहा था, जिसे उसकी परवाह भी नहीं थी। वो टॉल था, हैंडसम था, रिच था और हर चीज़ में गुड था। उसके पास उस पर अटकने का कोई रीज़न नहीं था। उसने खुद को समझाया कि ज़्यादा मत सोचो, ये नेचुरल था, हेल्दी मैन के साथ ऐसा होता है, गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो डिटर्मिनेशन के साथ कर्ल अप हो गया, खुद को रीअश्योर करते हुए कि वो एक मर्द है। बैकग्राउंड में एलिगेंट स्वॉन म्यूजिक चल रहा था। वो हल्का सा हंसा और खुद को रास्कल बोला। उसने खुद को याद दिलाया कि वो अमेजिंग, टॉल, गुड लुकिंग, वेल्दी और टैलेंटेड है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाहर मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन अंदर हवा गर्म थी। ब्यूटीफुल म्यूजिक बज रहा था और टाई को नींद आने लगी। तभी मिंगयोंग रूम में आई और उसने ग्रीट किया। टाई तुरंत होश में आया और उसके आउटफिट को घूरते हुए चिल्लाया, पूछा कि ये उसने क्या पहना है। मिंगयोंग ने कैजुअली एक्सप्लेन किया कि उसने हीटर ऑन किया था और थोड़ी गर्मी लग रही थी। टाई डेस्क के पीछे छुप गया और चिल्लाया कि हीटर अभी के अभी बंद करो, अगर उसे ठंड लग रही है तो कुछ पहन ले, कपड़े ना उतारे। उसने पूछा कि पहली बात तो हीटर चलाने का पॉइंट ही क्या था। मिंगयोंग ने आर्ग्यू करने की कोशिश की कि ठंड उसे यानी टाई को जल्दी लगती है, लेकिन टाई ने बात काट दी, चिल्लाते हुए कहा कि ये कार्बन रिडक्शन के बारे में है। हमारी कंपनी अब इको फ्रेंडली है और हीटिंग वेस्टेज एक्सेप्टेबल नहीं है। मिंगयोंग ने हीटर सेटिंग्स कम की। वो उसके चिल्लाने से विजिबली अनॉयड थी। उसने पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, टाई ने उसे बाहर निकलने का ऑर्डर दिया और कहा जब तक वो ना बुलाए वापस मत आना।
उस रात बाद में मिंक्योंग ने सी के पास वेंट किया, कंप्लेन करते हुए कि टाई अचानक गुस्से में फट पड़ा। उसने कन्फेस किया कि उसने अपनी लाइफ में इतना अनप्रिडिक्टेबल और सेल्फ सेंटर्ड इंसान कभी नहीं देखा। सी सरप्राइज्ड हुआ और बोला कि कुछ टाइम से तो सब ठीक चल रहा था। सोचा कि टाई को किस बात ने ट्रिगर कर दिया। ह्यूनोंग बीच में बोला, अग्री करते हुए कि टाई एक अजीब बंदा है, और एडवाइस दी कि वो कैसा दिखता है उस पर मत जाओ और ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। मिंक्योंग ने ऐड किया कि वो दूसरों के सामने फेक एक्ट करता है, स्माइल करता है, आवाज धीमी करता है और सीरियस होने का नाटक करता है। ये थोड़ा फनी था लेकिन शेमलेस भी। वो इमेजिन करती थी कि जब भी वो ऐसा करे उसे जोर से मारे। मिंक्योंग ने माना कि वो जब भी मौका मिले उसके सिर के पीछे मारना चाहती है। सी हंसा और बोला कि पहली बार वो मिंक्योंग को किसी को ऐसे कर्स करते हुए देख रहा है। वो ह्यूनोंग की तरफ मुड़ी जो इस रैंट को एंजॉय कर रहा था, अपना ग्लास उठाया और चीयर किया। मिंक्योंग ने कहा कि हालांकि ये मुश्किल है लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो जैसे चाहे एक्ट कर सकता है, वो हर्ट नहीं थी। ह्यूनोंग कंसर्न दिख रहा था, उसका नाम लिया और बोला कि इतनी प्राइडफुल मत बनो। उसने एनकरेज किया कि ऑब्जेक्टिवली सोचो। वो टीके में 10 साल काम कर चुकी है और असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए मोर देन केपेबल है। उसने पूछा कि क्या ऐसे बॉस के लिए ये सब बर्दाश्त करना वर्थ इट है जो उसे ऐसे ट्रीट करता है। भले ही टाई टाई है पर अब वो दिन गए जब वो टीके का क्राउन प्रिंस था। उसने पूछा कि क्या वो बोलने से डर रही है कि कहीं वो पनिश ना हो जाए, और प्रॉमिस किया कि वो लीगली हर तरह से हेल्प करेगा। मिंक्योंग ने तुरंत मना कर दिया, कहा कि ये रीजन नहीं है। उसने उसे परेशान करने के लिए सॉरी बोला। ह्यूनोंग डिसअपॉइंटेड लगा। उसने कहा कि उसे लगता है वो समझ नहीं रही है। वो ये बात लाना नहीं चाहता था पर वो डीप डाउन जानती है कि टाई इतना अच्छा इंसान नहीं है। उसने रिजॉर्ट प्रोजेक्ट को ही देख लो। भले ही ये किसी और की जिम्मेदारी थी पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाइस चेयरमैन टायो वो इसे हैंडल कर सकते थे। तभी मिंक्योंग ने ह्यूनोंग को इंटरप्ट किया और रुकने को कहा। वो सीरियस दिख रही थी। जिस तरह से उसने कहा ह्यूनोंग चौंक गया। मिंक्योंग ने फिर से कहा, बस करो। ह्यूनोंग मिंक्योंग के रिएक्शन से काफी हैरान था क्योंकि मिंक्योंग ने कहा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक बहुत ही पिटिफुल यानी बेचारा इंसान है। ह्यूनोंग ने पूछा क्या, और कहा कि ये रिडिक्युलस सुनाई दे रहा है। टाई थर्ड जनरेशन चाय बोल है। मिंक्योंग हेजिटेंट रही, मेंशन किया कि उसे कुछ नहीं पता, जिस पर ह्यूनोंग ने जवाब दिया कि उसे ऑब्वियसली पता है, ये सब डेटा में था। उसने बियोंग रिजॉर्ट केस पॉइंट आउट किया, वहां क्लियरली इलीगल M&A हुआ था। मिंक्योंग के हिसाब से वाइस चेयरमैन इसके इंचार्ज थे। कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की वजह से टाई को शायद डिटेल्स नहीं पता होंगे, जिस पर ह्यूनोंग अग्री हुआ, हाइपोथेटिकली एक्सेप्ट करते हुए कि टाई को नहीं पता था। फिर उसने पूछा कि उसे क्या लगता है इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। मिंक्योंग ने माना कि वो जानती है पर पूछा कि क्या किया जा सकता है, उनकी जॉब ऐसे ही काम करती है। अगले दिन मिंक्योंग को टाई का मैसेज आया कि कल से वो सीधा काम पर आए और ऑफिस में 8 बजे ना मिले। अनाउंसमेंट हुई कि स्टॉप टीके के बिल्डिंग के सामने है। मिंक्योंग बस से उतरी और भीड़ की तरफ देखा। वो शॉक में खड़ी रह गई क्योंकि प्रोटेस्टर्स डिमांड कर रहे थे कि उन्हें जबरदस्ती रिजाइन ना कराया जाए और जॉब सिक्योरिटी मांग रहे थे, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे। जैसे भीड़ बढ़ी मिंक्योंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरफ भागी और देखा कि टाई उन्हें घूर रहा है और लोगों के चैंट्स और कर्सेस सुन रहा है। टाई ने उसे एक्सप्लेन करने को कहा। मिनक्योंग ने बताया कि बेक्योंग रिजॉर्ट के M&A प्रोसेस के दौरान मास लेऑफ्स अवॉइड करने के लिए उन्होंने मर्जर एंड एक्विजिशन के बजाय एक एसेट परचेज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। टाई ने पूछा क्या उसे इसके बारे में पता था। उसने पहले से उन्हें नहीं बताया था। हिचकिचाते हुए मिनक्योंग ने समझाया कि बिजनेस टारगेट कंपनी के डॉटर फर्म से काफ़ी कम था और M&A साइज रेगुलेशन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अप्रूवल के लायक नहीं था, इसलिए उसने अलग से रिपोर्ट नहीं की। ताई धीरे से हंसे, कहते हुए कि ठीक ही था, हमेशा से ऐसे ही था जैसे उसके दिमाग की सारी बातें उससे पता हों। वो मिनक्योंग के पास आकर बोला कि वो शुरू से ही अनोइंग थी पर वो पल भर के लिए इसे भूल गई थी। उसने पूछा क्या वो सच में सोचती थी कि सॉन्गबेका उसे एग्जीक्यूटिव प्रमोशन गारंटी करेगा अगर वो ये सब करेगी, और अगर हाँ तो उसने गलत साइड चूज की है। इतनी स्मार्ट किंग मिनक्योंग को भी ये पता होना चाहिए था। जब मिनक्योंग ने इनकार करना चाहा तो टाई ने बीच में ही पूछ लिया क्या ये सब उसके ब्रदर्स की वजह से था। स्मग एक्सप्रेशन के साथ उसने उसकी सैक्रिफाइस पर सवाल किया, पूछते हुए क्या ये सब उसने अपने फैमिली के लिए किया, जिसने मिनक्योंग को हिला दिया। वो और पास आया, कहते हुए कि उसे लगा होगा कि वो कभी नहीं जानेगा। उसने उसे नाइव कहा। वो जानता था कि उसकी सिचुएशन क्या है और हमेशा से जानता आया है। उसने अपनी जिंदगी कंपनी को डेडिकेट कर दी थी, बिल्कुल उसकी तरह, और वो कंपनी के बारे में उससे ज्यादा जानता था। उसने पूछा क्या वो नहीं सोचती थी कि वो उससे ज्यादा जानता होगा। उसका बाजू पकड़कर उसने पूछा क्या ये पहली बार है या आखिरी बार। वो अपनी जिंदगी अपने फादर की गलतियां साफ करते हुए जीत आया था और वो चिल्ला उठा, कंग।
मिन क्योंग उसके सेक्रेटरी बनी थी ये सब हैंडल करने के लिए क्योंकि उसे ब्लैकमेल किया गया था। जब मिन क्योंग कुछ समझाने लगी तो टाई ने उसका बाजू जोर से पकड़ लिया, पूछते हुए क्या वो उसके साथ खेलने का मजा ले रही है। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे और उसने पूछा कि वो उसके काम में क्यों इंटरफेयर करती है। मिन क्योंग दर्द से कराही और ये देखकर टाई घबरा गया। उसने उसका बाजू छोड़ दिया, पीछे हटकर अपना चेहरा खुरचता हुआ। जब मिन क्योंग वहां से जाने लगी तो टाई ने उसे रोका, रिक्वेस्ट करते हुए कि वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर अप्लाई करे। उसने प्रॉमिस किया कि वो इंश्योर करेगा कि उसे कोई नुकसान ना हो और गुस्से से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। फिर उसने कहा कि वो जाए, उसकी नजरों से दूर हो जाए। मिन क्योंग रुक गई, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पुकारा। उसने चीख कर टाई को होश में आने को कहा और उसके शब्द उस पर बिजली की तरह गिरे। वो चिल्लाए कि उन्हें जल्दी से सब ठीक करना होगा और अब ऐसे वीक एक्सक्यूजेस मत दो। कोई भी एम्प्लॉय इस बात से अनजान नहीं था कि पिछले 10 सालों से उसने टीके ग्रुप के लिए अपने आप को डेडिकेट किया है। इसी वजह से वो अपनी पोजीशन पर बना रहा, चाहे ओनर बदलकर वाइस चेयरमैन ही क्यों ना आ गया हो। उसे हमेशा गर्व था कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर उसकी मदद कर पाई थी। पर क्या वो अब अपनी सारी मेहनत इतनी आसानी से फेंक देने का सोच रहा था? ये सब बर्बाद करना बेवकूफ़ी होती। मिन क्योंग ने कहा कि वो अपनी कंपनी लाइफ पर एक भी स्टेन नहीं चाहती। उसे पता था कि टीके में पहले दिन से ही उसे इम्पॉसिबल गोल्स और प्रोजेक्ट्स दिए जाते रहे हैं, पर फिर भी वो कभी भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में फेल नहीं हुई। उसने अश्योर किया कि उन्हें उसकी तरफ से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाई कांपते हुए अंदर ही अंदर हंसता रहा और कहा कि ये सच में कंग मिन केओंग ही है, टीके का सीक्रेट वेपन। जब मिन केओंग घुटनों पर गिरकर ऑर्डर्स मांगने लगी तो टाई ने सोचा कि उसके लिए ये सिर्फ काम है। उसने कहा मिन केओंग जो चाहे करे, पर अंदर से वो अब भी उसके शब्दों में कुछ और ढूंढ रहा था। सोच रहा था क्या उसने कभी इस बात को महसूस नहीं किया। फॉर्मर वाइस चेयरमैन टीएसओ वू ने रिजॉर्ट बिजनेस की कोऑपरेटिव वैल्यू को अबनॉर्मल तरीके से इन्फ्लेट किया था और इलीगल मर्जर्स, एक्विजिशंस और विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग बार बार की थी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए। इस प्रोसेस के दौरान बेक्योंग रिजॉर्ट का एक्विजिशन और मर्जर एक नॉर्मल एमएनए नहीं बल्कि एक इलीगल एसेट परचेज एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट था। इससे टीके पर एम्प्लॉयमेंट सक्सेशन की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या लेबर यूनियन से नेगोशिएशन की कोई ड्यूटी नहीं बची। टीके ग्रुप आसानी से रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकता था और इलीगल स्ट्राइक प्रोटेस्ट को पुलिस सपोर्ट से तोड़ सकता था, पर उन्होंने डायरेक्टली डेलीगेशन से मिलना चूज किया और उनकी डिमांड सुनी। लेबर यूनियन इंसिस्ट करता रहा कि न्यू कंपनी को मर्जर के बाद सारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट गारंटी करनी होगी। मीडिया प्रेशर, इंटरनल ऑपोजिशन, स्टॉक प्राइसेस गिरने, कांस्टेंट डेटा रिव्यूज और माउंटिंग स्ट्रेस के बावजूद डीके कॉरपोरेशन ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ताई ली के अंडर एम्प्लॉयमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, चाहे फिक्स्ड कॉस्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्यों ना हो। ये उनका लिया हुआ डिसीजन था। उस रात टाई वर्कआउट करते हुए असिस्टेंट मैनेजर कैंग को बुलाकर पूछा क्या वो रिडंडेंट वर्कफोर्स और प्रोडक्टिविटी रेशियो कैलकुलेट कर सकती है अगर एम्प्लॉयमेंट सक्सेशन फाइनलाइज होता है। मिन क्योंग बिना हिचकिचाहट अग्री कर गई। जब वो काम कर रही थी तो टाई चुपचाप उसे देख रहा था। उसने रिपोर्ट दिया कि हर डिवीजन में पर्सनल ओवरलैप ज्यादा नहीं था, लगभग 15%, और रिडंडेंट स्टाफ को न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट्स में रीअसाइन करके मैन पावर यूजेज और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव की जा सकती है। आरईसी कैलकुलेशन के मुताबिक लेबर कॉस्ट्स का प्रोपोर्शन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स के अंदर रीजनेबल था। उसकी एक्सप्लेनेशन सुनते हुए ताई रुक गया और अचानक पूछा कि वो टीके आई ही क्यों। मिन केओंग थोड़ी कंफ्यूज सी बोले कि इंडस्ट्री में सैलरी यहाँ हाईएस्ट थी और पूछ लिया वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। ताई ने हेजिटेटिंगली एडमिट किया कि कभी कभी उसे लगता है कि ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो सिर्फ एक कंपनी एम्प्लॉय बनकर काम कर रही है। मिन केओंग हैरान होकर बोली क्या वो सच में ऐसा सोचते हैं। ताई ने समझाना चाहा कि उसने अपनी पोजीशन अपने ग्रैंडफादर के कनेक्शन से सिक्योर की थी और उसके जैसे लोग यूजुअली डॉक्टर या लॉयर बनने का एम करते हैं। उसने ऐड किया कि वो आसानी से अब्रॉड स्टडी कर सकती थी या ग्रेजुएट स्कूल ज्वाइन कर सकती थी क्योंकि उसका एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सीलेंट था। मिन केओंग ने ईमानदारी से कहा कि उसे हमेशा से पता था कि वो दूसरों से थोड़ी डिफरेंट है। वो जब एलिमेंट्री स्कूल में घुसी थी तभी उसने बेसिक स्कूल करिकुलम मास्टर कर लिया था और एक टाइम ऐसा भी आया था जब वो इमोशनल एम्प्टीनेस और एपैथी से गुजरी, जिससे उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो गए थे। बचपन से ही वो हर चीज़ दूसरों से ज़्यादा इजीली कर लेती थी, उसे कभी कुछ सच में मुश्किल लगा ही नहीं। ये सुनकर ताई शॉक में था। उसे एहसास हुआ कि वो तो एक अलग ही लेवल की परफॉर्मर थी। मिन्योंग ने फिर बताया कि उसके छोटे भाई बहनों ने बचपन में ही स्पोर्ट्स शुरू कर दिए थे। वो लोग एलिमेंट्री स्कूल में शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर्स भी थे, पर जैसे जैसे उनकी पर्सनैलिटी और बॉडी टाइप चेंज हुए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें स्पीड स्केटिंग में स्विच करना पड़ा। पहले तो उसके पेरेंट्स ने कहा था कि स्पोर्ट्स छोड़ दो और ग्रेजुएट स्कूल कर लो, लेकिन उसने साफ बोल दिया कि वो जॉब कर लेगी, उसे कुछ भी करना चलेगा, क्योंकि उसके लिए उसके सिबलिंग्स किसी एथलेटिक ड्रीम से ज़्यादा ज़रूरी थे।
उसने पूछा क्या सच में एक्सेप्शनल होना ज़रूरी है। उसे तो नॉर्मल लाइफ में ही हैप्पीनेस पसंद थी, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, बस फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम। ताई ने कहा कि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। उसकी पूरी लाइफ में उसे लगता था कि उसे एक्सेप्शनल बनना ही पड़ेगा। मिन्योंग ने उसे रीअश्योर किया और बोली कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो अमेजिंग है। ये सुनकर ताई शर्मिंदा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ऐसे मजाक मत करो। मिन्योंग ने हैरानी से पूछा, वो क्या कहना चाहता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो मजाक समझा जाएगा। ताई ने बाल नोचे और बोला, फिर से नॉनसेंस मत बोलना। मिन्योंग ने मुंह फुला लिया। उसे लगा उसने तो हर वर्ड सच में कहा था। बहुत लोगों के लिए टीके ग्रुप का ताइली सोंगबेया का सबसे खूबसूरत फूल था। एक ऐसी लाइफ जिसे कभी हार्डशिप ने नहीं छुआ, एक फ्लावर जो सबसे ऊंची और चमकीली जगह पर खिलता है। शायद ताई ने अपनी पूरी लाइफ उसी एलीट इमेज की बाउंड्रीज में खुद को प्रूव करने में निकाल दी। रात को देर में ताई अचानक उठा, माना कि बस थोड़ी देर सोया होगा, लेकिन कई घंटे निकल चुके थे। उसने देखा मिन्योंग भी पास में सो गई थी। वो उसके करीब गया, धीरे से असिस्टेंट मैनेजर को पुकारा और झुककर बोला कि घर जाकर रेस्ट कर लो। जब वो नहीं उठी तो उसने रुककर उसका चेहरा देखा। उसने हाथ हिलाया और फुसफुसाया, पगली। उसे लगा कि वो दुनिया के बारे में कितनी कम जानती है। फिर उसकी नज़र उसके नेक पर गई, फिर धीरे धीरे चेस्ट की तरफ। ताई का चेहरा लाल हो गया, माथे पर पसीना आ गया। वो तुरंत बाथरूम में भागा। दिल तेज धड़क रहा था। अंदर जाकर उसने खुद को गालियां दी, मैं पागल हो गया हूं क्या। इसके बाद चीजें तूफान की तरह चलने लगी। मिन्योंग काम में इतनी बिजी थी कि उसे ये भी महसूस नहीं हुआ कि विंटर खत्म होने वाला है। उसे लगा इस साल बहुत स्नो गिर रही है। विंटर पूरी ताकत से चल रहा था। ऑफिस में ताई और मिन्योंग एक कोजी टाइम बिता रहे थे। ताई ने पूछा, क्या आज का शेड्यूल खत्म हो गया, क्या वो फाइनली ब्रीथ ले सकता है। मिन्योंग ने बताया कि उसे रिजॉर्ट फूड एंड बेवरेज अकाउंटिंग रिपोर्ट मिल गई है, साथ ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स की लिस्ट भी। उसने पूछा, अब क्या करें। उसने बताया कि उसने आईआर टीम में इंटरनल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की करंट स्टेटस समझ ली है और वो मीटिंग शेड्यूल कर देगी। ताई ने उसे घूरा। टाई बोला कि उसे लगा था पिछली ऑडिट में सब ठीक कर दिया था, पर अभी भी बहुत काम बाकी है। वो फ्रस्ट्रेट हो गया। उसे लगा कि वो ओवरटाइम करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैस में है। मिन्योंग ने मोटिवेट करने में कहा कि गुड न्यूज़ भी है। उसने बताया कि बेकसयांग रिजॉर्ट यूनियन मेंबर की पोस्ट वायरल हुई थी और टीके ग्रुप कॉर्पोरेट ब्रांड रेप्यूटेशन इंडेक्स और ईएसजी रेप्यूटेशन इंडेक्स दोनों में फर्स्ट आया है। मीडिया और सिविक ग्रुप्स भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ताई की एक्शंस को पॉजिटिव कह रहे थे। ताई बोला कि उसने तो बस वही किया जो कोई भी करता। उसे नहीं पता वो प्रेज डिजर्व करता भी है या नहीं, क्योंकि उसने प्रॉब्लम को इतने समय इग्नोर किया था। मिन्योंग मुस्कुराई और बोली कि एंड में फैसला वही था जो कोई और नहीं ले पाता। वो प्रेज डिजर्व करता है। ताई उसके वर्ड से टच हो गया। मिन्योंग बोली कि टेंशन मत लो, आगे सब बेहतर होगा और वो हमेशा उसके साथ बेस्ट करेगी। ताई मन ही मन शर्मिंदा होते हुए उसका शुक्रिया मान रहा था, पर उसके मन में प्रोफेशनलिज्म के पीछे इनअप्रोप्रिएट 18+ थॉट्स घूम रहे थे। उसने खुद को कोसा, मैं सबसे खराब हूँ। वो चिढ़ गया। हर दिन ताहे को एहसास हो रहा था कि कुंग मिन्योंग सिर्फ फास्ट और एक्यूरेट नहीं, बल्कि मशीन जैसे स्टैमिना और स्टील जैसी मेंटल स्ट्रेंथ वाली है। इतनी दमदार कि उसे एआई रोबोट कहना भी गलत नहीं लगता, जैसे टीके ने बनाया हो। और दुर्भाग्य ये कि अब उसे उसी रोबोट से फीलिंग्स हो गई थी। 34 इयर्स के सेलिबेसी के बाद उसकी फर्स्ट लव किसी दूसरी स्पीशीज की औरत थी। वो उसे रोबोट की तरह इमेजिन कर रहा था। उससे भी ज्यादा टॉर्चर थी उसके नाइटमेयर्स, हर रात 18+ विजन्स। जितना एस्केप करो उतने इंटेंस। अब तो वो सोने से डरने लगा था। हर बार एम्बैरेसमेंट में अपनी पैंट्स धोनी पड़ती थी, सोचकर कि मिन्योंग कभी ऐसा नहीं करेगी। वो रो पड़ा, पॉजिटिव थॉट्स के लिए गॉड से प्रार्थना करते हुए। एक दिन कॉफी पीते हुए कांप रहा था कि तभी मिन्योंग के फोन पर हियान की कॉल आई। ताई डर गया, पर उसने कॉल इग्नोर कर दी। ताई को लगा सब खत्म, सब ठीक हो गया। लेकिन मिन्योंग बोली, इतना लेट हो गया, डिनर ऑर्डर क्यों ना कर ले। ताई को लगा ऐसे मोमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उसने कहा, बाहर चलते हैं आज, ही विल ट्रीट हर। रेस्टोरेंट पहुंचकर मिन्योंग ने जगह की तारीफ की। ये एफ रेस्टोरेंट था, उम्मीद से अच्छा। खाना देकर ताई बोला कि प्लेट सब ऑसम है एक्सेप्ट रिजोटो। मिन्योंग ने पूछा वो क्या ऑर्डर करे। ताई उसे देखकर सोच रहा था कि क्या ये डेट है, वो अकेले उसके साथ है, यकीन नहीं हो रहा था। मिन्योंग मुस्कुराई और ताई को लगा कि ओवरटाइम काम करना सबसे बेस्ट चीज है। काश ऐसे ही चलते रहे, मूवीज, अम्यूजमेंट पार्क, कपल लाइफ। फिर रियलिटी ने झटका दिया और उसने खुद को बेवकूफ समझा। मिन्योंग ने पूछा, क्या वो अनकंफर्टेबल लग रहा है। टाई ने पूछा वीकेंड के प्लान्स। तभी उसे महसूस हुआ कि वो उससे डेट पर भी जा सकता है। उसने पूछा वीकेंड में क्या कर रही है, और मिन्योंग ने कहा वो तो प्रिंसेस के घर जा रही है। ये सुनकर ताई की उम्मीदें टूट गई। उसने इमेजिन कर लिया कि वो उसी आउटफिट में जाएगी।
वो बोली नया साल है, हैप्पी ओकेजन। ताई ने कंफर्म किया उसने प्रिंसेस ही कहा। अगली सुबह मिन्योंग ने गहरी सांस ली, उसे काफी टाइम बाद फैमिली जैसा कंफर्ट लगा। घर में चलते हुए एक लेडी मिली, देखो कौन आया है। मिन्योंग चौंक गई। ओल्ड लेडी बोली कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मिन्योंग सियोल से सही सलामत लौट आएगी। मिन्योंग ने कहा वो ठीक है। उसकी डॉटर इन लॉ ने पूछा वो कौन है। ओल्ड वुमन ने कहा ये कॉन्ग की बेटी है। लेडी ने हाँ कहा और मुस्कुराई। मिन्योंग शर्मिंदा हो गई। घर पहुंचकर उसने बड़े बैनर्स देखे, टीके ऑफिस स्पॉन्सरशिप इवेंट, टीके ग्रुप द्वारा स्पॉन्सर्ड। वो शॉक थी कि उसकी माँ ने ये सब किया है। बाद में उसकी माँ ने कंगमू नान को गुराया, डम्पलिंग्स ना बेचने पर डांटा और उसे ग्राउंड कर दिया। कंगमू हंस रहा था। सिया और बाकी लोग उसकी माँ समेत पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ की तरह काम कर रहे थे। सिया की माँ ने कहा कि वो लोग बस रास्ते में आ रहे हैं। सिया ने भी अग्री किया। तभी कंगजून ने सिया को बुलाया। कॉन्ग मनवान ने कहा कि उन्हें डम्पलिंग्स नहीं बनाने चाहिए क्योंकि वो नेशनल टीम की तैयारी कर रहे हैं। सिया की माँ ने कहा कि इस साल वो लोग नेशनल टीम सिलेक्शन गेम खेलने वाले हैं। कुंग मनवान ने कंफर्म किया कि स्पॉन्सरशिप शुरू होने के बाद से उनके ग्रेड्स काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं। कुंग मिनजुन ने बताया कि अब ट्रेनिंग की टेंशन लेने वाले दिन खत्म हो चुके हैं। सिया की मां ने ऐड किया कि उसने सुना है टीम अब स्पीड ओनली ट्रैक पर भी ट्रेनिंग करती है। मिन्योंग की मां ने कहा कि ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उनके ग्रेड्स इंप्रूव हुए हैं। उन्होंने बताया कि वहां के जिम्नास्ट्स और स्केटर्स पागल हो रहे थे, पूछते हुए कि पीके इलेक्ट्रॉन्स इन किड्स को स्पॉन्सर क्यों कर रहा है। कुंग मिनजुन ने अपनी मां को समझाया कि स्पॉन्सरशिप सिर्फ ग्रेड्स की वजह से नहीं है। उन्होंने कहा कि ये स्टार पोटेंशियल की वजह से है। कांग मिनजुन और कांग मनवान ने प्राउडली शो ऑफ किया, अपने लुक्स फ्लेक्स करते हुए और बताते हुए कि उनके ट्विंस की पर्सनालिटी भी अच्छी है। मिन्योंग की मां ने कहा कि ट्विंस के चार्मिंग होने की वजह यह है कि वे अपने पिता पर गए हैं जब वो यंग थे। उन्होंने ये भी बोला कि अपने हस्बैंड से शादी करके उन्होंने खुद ही अपनी लाइफ खराब की है। मिन्योंग के पिता ब्लैंक सा मुस्कुराकर बोले कि उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी उन पर क्यों चढ़ रही है। मिन्योंग की मां ने उन्हें डांटा कि चुपचाप बैठे रहो क्योंकि वो भी प्रॉब्लम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कितना भी सोचती हूँ ये बात समझ में नहीं आती। गिल्टी फील करती हुई मिन्योंग को अचानक उसकी मां ने बुलाया, पूछते हुए कि क्या उसने पीछे से कुछ किया है। मिन्योंग ने जल्दी से डिनाई कर दिया कि वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। उसकी मां ने प्रेस किया कि क्या उसे सच में लगता है कि ये सब बिना रीजन के हुआ है। मिन्योंग ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये बस स्पॉन्सरशिप है, कंपनी का डिसीजन है और एक एम्प्लॉय होने के नाते उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी मां ने स्कॉफ किया कि जस्ट एन एम्प्लॉय, टीके में वो बेस्ट एम्प्लॉय है। ह्यूंग ने ऐड किया कि ये रिडिकुलस है सोचना कि एक सिंगल एम्प्लॉय कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप का टारगेट बदल सकती है। अगर मिन्योंग ने ऐसा कुछ किया होता तो उसे फायर कर दिया जाता। ये बात सुनकर मिन्योंग अंदर ही अंदर हर्ट हुई और मेटाफोरिकली खून उगल दिया। उसकी मां ने कहा कि उसे ऐसे केयरलेस वर्ड्स बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। बाद में काम खत्म होने पर ह्यून ने ग्रोन करते हुए कहा कि लेबर इशू दिन प्रतिदिन सीरियस होता जा रहा है। वो सोच रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी मचुंग ने जवाब दिया कि बाकी हालात देखते हुए ये सही कदम था। उसी समय मचुंग को तेई का फोन आया। वो कॉल लेने के लिए साइड में चली गई और ब्राइट स्माइल के साथ बात करने लगी, जिसे देखकर ह्यून शॉक्ड रह गया। अचानक मिन्योंग ने ह्यून को बुलाकर पूछा कि सेल्स और परचेज एग्रीमेंट के जिन पार्ट्स पर उनका लॉयर से डिसएग्रीमेंट था, क्या वो फिक्स हो गया है। ह्यून ने प्रैक्टिकल टोन में कन्फर्म किया कि हाँ, सब ठीक से रिजॉल्व हो गया है। मचुंग ने भी बताया कि इशू सॉल्व हो गया है। ह्यून सोच रहा था कि उसने तो फाइनल वर्जन ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया था, पर इससे पहले कि वो कुछ कहता, मचुंग जोर से चिल्लाई कि ये क्या हो रहा है। फोन अचानक कट हो गया। ह्यून कंफ्यूज्ड होकर बोला कि अगर वो ओवर रिएक्ट कर रहा है तो मिन्योंग उस पर हंस सकती है। ये सुनकर मिन्योंग हैरान रह गई। ह्यून ने फिर पूछा कि उसका रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तायली के साथ स्ट्रिक्टली बिजनेस है या कुछ और। मिन्योंग ने पूछा कि वो क्या एम्प्लॉय कर रहा है। तभी सिया की मां ने डांटते हुए कहा कि कौन सी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को हॉलीडेज में काम करवाती है, क्या बड़े कंपनीज ऐसे चलते हैं। मिन्योंग ने डिनाई किया कि वो ये सब अपनी मर्जी से कर रही है, लेकिन सिया की मां ने फिर पूछा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है कि उसे हॉलीडे में काम करना पड़ता है। सिया की मां ने पूछा कि आखिर उसे ऐसा क्यों करना चाहिए। तभी ह्यून ने बीच में आकर कहा कि वो लोग ये बात छोड़कर साथ में खाना खाएं। उसने कहा कि फ्रूट भी काट लेते हैं। यूनियोंग ने इंसिस्ट किया कि मिन्योंग बिजी है। उसने खुद आगे बढ़कर सब संभालने की बात कही, जिस पर सिया की मां ने उसकी तारीफ की कि कब से उसका बेटा इतना कंसिडरेट हो गया है। यूनियोंग ने बताया कि वो सब कुछ संभाल लेगा। उस रात काम से थकी हुई मिन्योंग ने अपनी मां से कहा कि वो छोड़ दे और उसे साफ करने दे। उसकी मां ने कहा कि अब काम खत्म हो गया, इसलिए वो आराम करे। मिन्योंग ने कहा कि उन्होंने साथ में खाना भी नहीं खाया और कम से कम वो सफाई में मदद तो कर सकती है। उसकी मां ने रियश्योर किया कि सब ठीक है और उसे आराम करना चाहिए, लेकिन मिन्योंग ने आर्ग्यू किया कि वो पूरे दिन काम करती रही है। उसकी मां मान गई और बोली कि वो ठीक कह रही है। मिन्योंग ने कहा कि मां बैठ जाएं, पर मां ने उसे उल्टा डांट दिया। जैसे जैसे मिन्योंग बर्तन साफ करती रही, उसकी मां उसे सॉफ्ट नज़रों से देखती रही।
मदद करते करते अचानक उसकी माँ ने पूछा कि क्या मिनयुंग को शादी करनी है या कुछ। मिनयुंग जवाब देती उससे पहले ही उसकी माँ ने होंठ काटकर कहा कि क्या वो ट्विन्स की वजह से ऐसी लाइफ जी रही है। इमोशनल होकर रोने लगी, लेकिन मिनयुंग ने तुरंत डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और कहा कि माँ ज़्यादा इमोशनल हो रही है। लेकिन उसकी माँ ने इंसिस्ट किया कि मिनयुंग को अपनी लाइफ खुद जीनी चाहिए। उसने उसे गले लगाकर कहा कि माँ अपनी बेटी को सबसे अच्छी तरह जानती है और वो है कांग मिनयुंग, कांग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर। उसकी माँ रोने लगी और बोली कि वो नहीं चाहती कि मिनयुंग किसी की वाइफ या मदर बनकर जिए, बल्कि खुद की तरह जिए। मिनयुंग ने रीअश्योर किया कि वो ना शादी कर रही है ना बच्चे के बारे में सोच रही है। उसकी माँ ने उसे प्यार करते हुए कहा कि वो उस पर बहुत प्राउड है। अगली सुबह रेस्टोरेंट में टेबल 3 के लिए राइस केक सूप का ऑर्डर आया और मिनयुंग ने कहा कि वो हैंडल कर लेगी। वो जब टेबल पर पहुंची तो नोटिस किया कि ऑर्डर सिर्फ एक इंसान के लिए था। उसने कस्टमर से पूछा और उसने कंफर्म किया। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा वो शॉक्ड रह गई। हुडी में खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे आदमी सोच रहा था कि क्या वो पकड़ा गया। वो कोई और नहीं, ताई ली था। जैसा कि व्यूअर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, ताइली ने पिछले दिन फोन काट दिया था। 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, डिनायल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस से गुजरने के बाद वो फोन स्क्रॉल करते हुए लेटा रहा। आखिर में उसने मैप ऐप खोला और वो रेस्टोरेंट सर्च किया जहां मिन्यू काम करती थी। उसे मक्कूकू रेस्टोरेंट मिला और उसने सोचा कि यही जगह है। वो कुछ देर सोचकर फिर लेट गया, ये सोचते हुए कि हॉलीडेज में ट्रैवल करना कितना मुश्किल है। वो ग्रोन करता रहा, मिन्यू को मिस करते हुए और सोचते हुए कि क्या उसे मक्कूकू पसंद भी था। वो बेड पर पलटता रहा, याद करके कि पिछली बार वो कितना डिलिशियस था। कुछ दिनों तक टॉस एंड टर्न करने के बाद उसने फाइनली वहां जाने का डिसीजन ले लिया। रेस्टोरेंट के सामने खड़े होकर उसने खुद से कहा कि वो सिर्फ मक्कूकू खाने आया है। वो इतना आगे बढ़ चुका था कि डिस्गाइज तक कर लिया और हेयर सैलून भी विजिट कर लिया। इस समय टाई ने मिंगयोंग को बताया कि वो बस चांद से यहाँ आया था और मक्कूकू खाना चाहता था। मिंगयोंग ने उसे तेज नजरों से देखा और पूछा कि क्या उसने सच में हॉलीडेज में वो आउटफिट पहनकर गोंगजू प्रोविंस तक ट्रैवल किया था। टाई ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उसे कॉन्ट्रैक्ट इशू रिव्यू करना था। उसने ये भी क्लेम करने की कोशिश की कि वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का फ्रेंड है, लेकिन जल्द ही उसने डिनाई कर दिया। अनशो कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। उसने फिर एडमिट किया कि वो यहाँ कुछ सिचुएशन अटेंड करने आया था, लेकिन साथ ही कहा कि वो अभी भी पेइंग कस्टमर है। उसने क्वेश्चन किया कि क्या मिंगयोंग सच में उसे ऐसे किक कर सकती है। मिंगयोंग ने इंसिस्ट किया कि वो चले जाए और कहीं और जाए। एआई कंफ्यूज्ड अब्रप्टली पूछता है कि ऐसा क्यों है। उसने क्लेम किया कि क्योंकि उसके एम्प्लॉयज़ के पेरेंट्स का स्टोर है और क्योंकि ये उसके एम्प्लॉय का फैमिली बिजनेस है, क्या वो बस एक बोल ऑफ नैंगमंग खरीद कर हेलो नहीं कह सकता। मिंगयोंग ने पोलाइटली उसका रिक्वेस्ट डिनाई किया और कहा कि वो चले जाए। जैसे ही टाई ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मिंगयोंग ने उसे रोकने के लिए जंप किया, जिससे वो एम्बैरेस हो गया। तभी टाई ने मिंगयोंग के लिए किसी की आवाज़ सुनी। वो ह्यानसोंग थी। ह्यानसोंग ने आवाज़ की डायरेक्शन में देखा लेकिन कुछ नहीं पाया। टाई ने जल्दी से मिंगयोंग के साथ एक छोटे वेयरहाउस में जंप किया और मिंगयोंग ने उसे स्कोल्ड किया, क्वेश्चनिंग क्यों वो अचानक हाइड होना चाहता था। टाई ने रिस्पॉन्ड किया कि उसे लगा कि कॉट होना ठीक नहीं है। मिंगयोंग ने रिटॉर्ट किया कि ये डेफिनेटली सस्पिशियस है। टाई ने पूछा कि क्या ये सच में इतना सस्पिशियस था, और मिंगयोंग ने रिप्लाई किया कि वो इसे अपनी ग्लासेस में महसूस कर सकती थी, जो टेंशन से प्रैक्टिकली क्रंच हो रही थी। उसने फिर उसे मूव करने के लिए कहा। टाई ने ऑन दी अदर हैंड कहा कि बस थोड़ा और मूव कर ले। जैसे ही मिंगयोंग डेस्क पर चढ़ी, यानसोंग बाहर से स्ट्रेंज नॉइज सुना। टाई ने ग्रोन किया और मिंगयोंग से कहा कि वे कॉट हो जाने वाले हैं। मिंगयोंग ने स्क्रीम किया, क्वेश्चनिंग किसने उसे ऐसे हाइड करने को कहा, इसे क्रिमिनल बिहेवियर कहते हुए। मीनवाइल ह्यानसोंग सोच रहा था कि रूम में कोई रैट है या नहीं, सस्पिशियस हो गया। मिंगयोंग फ्रस्ट्रेशन में ग्राउल करते हुए सोच रही थी कि वे सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे। टाई ने समय खरीदने की कोशिश करते हुए उससे कहा कि वेट करे और जल्दी से उसके मुंह को हाथ से कवर किया जैसे ही ह्यान रूम के पास से गुजरा। ह्यानसोंग अनश्योर कि उसने क्या सुना, मोमेंट के लिए रुक गया, लेकिन फिर दूसरे नॉइज से डिस्ट्रैक्ट होकर टर्न अवे कर लिया। जैसे ही टाई ने मिंगयोंग का मुंह कवर किया, वो स्वेट फील कर सकता था। बाहर यान कंटिन्यू कर रहा था कैट की तारीफ। उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि ये कितना क्यूट है। मिंगयोंग स्ट्रगलिंग फॉर एयर टाई का हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो ब्रीथ कर सके। टाई ट्राइंग टू होल्ड बैक टीयर्स, ट्रैप्ड महसूस कर रहा था कि ऐसी सिचुएशन जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। उन्होंने प्रे किया कि कॉट ना हो। मिंगयोंग्स मदर बाहर आई और ह्यानसोंग को बुलाया, पूछते हुए कि क्या उसने मिंगयोंग को देखा। ह्यानसोंग ने अफर्मेटिव रिप्लाई दिया और पूछा कि क्या मिंगयोंग अभी भी वहां नहीं है। मिंगयोंग्स मदर वंडर्ड कि वो कहाँ गई और क्यों इतनी बिजी थी। ह्यानसोंग ने पूछा कि क्या उन्हें उसे सर्च करना चाहिए, लेकिन मिंगयोंग्स मदर ने बस साई करते हुए कहा कि शायद मिंगयोंग बस थोड़ी रेस्ट करना चाहती थी। मीनवाइल टाई अभी भी मिंगयोंग के साथ हिडन था।
उसने खुद को स्टिल रखा, उसकी फेस देख रहा था जो एम्बैरेसमेंट से फ्लश थी। उसने धीरे से उसके कान में विस्पर किया, पूछा, क्या वे अभी-अभी गए? मिंगयोंग स्टार्टेड क्विकली रिएक्ट करते हुए टाई को स्टोर से बाहर किक कर दिया। बाद में उसने मटक किया कि उसकी ग्लासेस टूट गई। टाई ने इमीडिएटली अपोलोजाइज किया, सजेस्टिंग कि वो वर्कर्स कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकती थी। मिंगयोंग ने उसकी अपॉलॉजी को ब्रश ऑफ किया, अश्योरिंग कि उसे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने साई करते हुए पूछा कि वो यहाँ क्यों आया? टाई ने एक्सप्लेन किया कि वो मग्गू को खाना चाहता था। मिंगयोंग कंफ्यूज्ड हुई और पूछा कि उसे हाइड क्यों करना पड़ा। टाई थोड़ी हर्ट महसूस करते हुए पाउट किया और पूछा कि वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है जबकि उसने पूरे रास्ते यहाँ ट्रैवल किया। मिंगयोंग ने क्लैरिफिकेशन मांगी, लेकिन टाई सिचुएशन को डीपली रियलाइज करते हुए अपोलोजाइज किया और गिल्ट में हेड बो किया। मिंगक्योंग ने उसके सिंसियर अपॉलॉजी को देखते हुए साई किया और कहा कि थोड़ी देर वेट कर लो। जैसे ही वे कार में पहुंचे, टाई ने मिंगक्योंग से माफी मांगना कंटिन्यू किया, पूरे सिचुएशन पर रिग्रेट एक्सप्रेस करते हुए। उसने प्रॉमिस किया कि हॉलिडेज के बाद वो उसकी नई ग्लासेस खरीद देगा। मिंगक्योंग ने हालांकि जल्दी से इसे डिनाई कर दिया। अंदर ही अंदर उसने क्वेश्चन किया कि वो पूरा रास्ता गोंगजू क्यों आया। उसने सोचा कि टाई ने कहा था कि वो वर्क के लिए आया था, लेकिन ड्राइवर के साथ नहीं था। उसे कोई प्लॉजिबल एक्सक्यूज सोचनी पड़ी। क्योंकि हॉलिडे का आखिरी दिन था, मिन्योन ने सब कुछ एक्सप्लेन करने का मन नहीं किया, इसलिए उसने बस एक नोट छोड़ दिया। उसने नहीं सोचा था कि टाई इंसिस्ट करेगा उसे वापस लेने के लिए, क्लेमिंग कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे ही ऑकवर्ड साइलेंस उनके बीच छा गया, मिनक्यूंग ने क्वेश्चन किया कि वो अभी भी यहाँ क्यों है। जैसे ही वे मॉल पहुंचे, टाई ने हंसते हुए कमेंट किया कि कितना क्राउडेड है। उसने पूछा कि क्या ये हॉलिडेज की वजह से है, जिस पर मिन्योन ने कंफर्म किया कि उसे लगता है शायद ऐसा ही है। मोंग अपनी इम्पेयर्ड विजन के साथ स्ट्रगल करते हुए बेस्ट कोशिश कर रही थी क्राउड में नेविगेट करने की। उसके बाद टाई एक्साइटेड होकर पास वाले पैकेज की तरफ पॉइंट किया, पूछते हुए कि क्या ये वेजी रेंजर है। उसने रिकॉल किया कि ये उसकी फेवरेट एनिमेशन थी और उसने प्रॉमिस किया कि वो इसे उसके लिए खरीदेगा सेलिब्रेट करने के लिए। मिन्योन उसकी थॉटफुलनेस से टेकन अबैक हुई। हालांकि जैसे ही टाई दूसरे प्रोडक्ट्स ब्राउज कर रहा था, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, खुद से मटर करते हुए कि क्यों वो आइटम जो वो चाहता था अवेलेबल नहीं है। उसने मिन्योन से पूछा कि प्रोडक्ट वहाँ क्यों नहीं है, जिस पर उसने एक्सप्लेन किया कि ये पॉपुलर आइटम नहीं है और ऐसे प्लेसेस में अच्छी तरह सेल नहीं होता। अनफेज्ड, टाई गैम्बलिंग लक मशीन की तरफ गया, मटरिंग करते हुए प्रेयर फॉर लक। उसने मिंगयोन की कॉम्प्लीमेंट की, उसकी सपोर्ट की प्रेज करते हुए जैसे ही उसने फर्स्ट ट्राई में जीत हासिल की। मिंगयोंग ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन टाई की एक्साइटमेंट अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अनादर राउंड के लिए गया, मिंगयोन की सरप्राइज के लिए। रिपीटेडली जीतने के बाद टाई ने मिंगयोन की तरफ टर्न किया और पूछा कि वो क्या सोचती है, क्लेमिंग कि वो 5 विन्स इन अ रो जीतने के लिए इनक्रेडिबली लकी है। मिंगयोंग इम्प्रेस्ड होकर अग्री किया कि ये सच में अमेजिंग है। वाइड स्माइल के साथ टाई ने उसे एक प्राइज दिया, क्लेमिंग कि ये गिफ्ट है। मिन्योंग एम्बैरेस्ड हो गए, अपने हाथ हटाते हुए सोचते हुए कि ये कितना फनी है, क्योंकि वो बस लोगों के साथ मजाक कर रहा था। जैसे ही वे शॉप में एंटर हुए, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें क्यूरियसली देखा, गेस करते हुए कि वे न्यूली वेड्स होंगे। उसने ऐड किया कि ग्रूम बहुत हैंडसम है, जिस पर मिन्योन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इनसाइड पहुंचते ही टाई कुडंट हेल्प बट पूछता है कि मिन्योन ने पहले ऐसा क्यों किया। मिनचोंग कॉट ऑफ गार्ड होकर पूछी कि वो क्या मतलब है, जिस पर टाई ने रिस्पॉन्ड किया कि उसने रिसेप्शनिस्ट की गेस को डिनाई नहीं किया। मिनचंग ने अपोलोजाइज किया, एक्सप्लेन करते हुए कि उसने बॉदर करने का मतलब नहीं रखा और उसे लगा एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम लगेगा। टाई स्लाइटली एम्बैरेस्ड महसूस करते हुए डिनाई किया कि ये बड़ा डील नहीं है। उसने मिंगयोन के पास लीन किया, पूछते हुए कि क्या वो सोचती है कि वो हैंडसम है। उसका टीजिंग मिंगयोन को एम्बैरेसमेंट से फ्लश कर गया। तभी उसके हाथ से एक पीस ऑफ मीट उसके क्लोथ्स पर गिर गया और कुछ टाई के हुडी पर भी लैंड हुआ। मिंगयोन क्विकली टिश्यूज ग्रैब करके क्लीन करने की कोशिश कर रही थी, प्रोफ्यूजली अपोलोजाइज करते हुए। टाई ने रियश्योर किया कि ये फाइन है और वो खुद क्लीन कर सकता है। मिंगयोन इंसिस्ट किया कि वो लॉन्ड्री का पैसे देगी, लेकिन टाई ने डिनाई किया, एडमिट करते हुए कि वो बस मजाक कर रहा था। मिंगयोन फ्लस्टर्ड क्वेश्चन किया कि टाई उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, अचानक शो अप होकर उसके लिए सब कुछ इतना डिफिकल्ट बना रहा है। उसने पूछा कि क्या वो उसे टीज करके एंजॉय कर रहा है। वो और भी कंफ्यूज्ड हो गई, सोचते हुए कि वो पूरा रास्ता गोंगजू क्यों आया। उसने क्वेश्चन किया कि क्या वो सब में इतना मजा ले रहा है। टाई सॉफ्टली मटर किया कि वो बस क्यूरियस था, सिंपल और हैप्पी कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता था। वो बस कुछ ऐसा देखना चाहता था चेंज के लिए। उसके शब्द सॉफ्ट और जेन्युइन मिंगयोन को डीपली टच कर गए।
उसने उसे देखा, उसकी आंखों में सिंसेरिटी देखते हुए। ट्रैफिक जैम में मिंगक्योंग ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बुलाया, उसे एक मीट बॉल ऑफर करते हुए जो वो यूजुअली अपने घर जाते समय खाती थी। जैसे ही टेली ने उसे देखा, उसके जेस्चर पर स्माइल करते हुए उसने खुशी से उसे बाइट किया, टेस्ट सेवर करते हुए। हॉलिडे से लौटने के बाद ऑफिस एक्टिविटी से बजिंग था। किनचैंग डायरेक्टर के पास लाया, पूछते हुए कि क्या उसने अपना टाइम ऑफ एंजॉय किया। जैसे ही मिंगक्योंग ने टेली को बाव करके ग्रीट किया, उसने स्माइल के साथ जेस्चर रिटर्न किया, अफर्म करते हुए कि वो उनकी कंटिन्यूड कोऑपरेशन का इंतजार कर रहा है। रूटीन फैमिलियर लग रहा था। लॉन्ग ब्रेक के बाद मिंगक्योंग ने खुद को डेली वर्क के मोशंस में स्लिप होते पाया। उसका कम्यूट ऑफिस तक कोई डिफरेंट नहीं था। जैसे ही उसने टेली की तरफ ग्लांस किया, उसने सोचा कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन समहाउ ये स्ट्रेंज लग रहा था। एलिवेटर में जैसे ही वे असेंड कर रहे थे, टेली ने मिंगक्योंग को कॉल आउट किया, रिमार्क करते हुए कि उसने आज ग्लासेस पहनी हैं। मिंगक्योंग ने स्माइल किया और एक्सप्लेन किया कि वो हमेशा कुछ सेम ग्लासेस का पेयर रखती है इमरजेंसीज के लिए। टेली ने पूछा कि क्या ये ऐसा ही है, और जैसे ही एलिवेटर डोर्स ओपन हुए, उसने कैजुअली कमेंट किया कि ये शेम है, हालांकि उसकी प्रिटी आईज है। वो जल्दी चला गया, मिंगक्योंग को स्टैंडिंग छोड़ते हुए। उसका फेस कंफ्यूजन से फ्लश था। उसने जल्दी से खुद को कलेक्ट किया, कहती हुई कि उसे अपना कंपोजर रिगेन करना होगा। मैंशन में कुक्स हार्डवर्क कर रहे थे मील प्रिपेयर करने में। लियासून प्रोसेस ओवरसी करते हुए शेफ को इंस्ट्रक्ट किया कि सॉस में एक और स्पूनफुल मिंस्ड गार्लिक और 3 पीसेस कोरियन चिली पेपर डालें, लेकिन बाद में रिमूव कर दें। दूसरा कुक एंटर हुआ, डिश टेस्टिंग के लिए ऑफर करते हुए। लियासून ने डिसाइड किया कि इसमें थोड़ा और स्वीटनेस चाहिए और सजेस्ट किया कि हनी की जगह थोड़ी ज़ाइलेटॉल डाले क्योंकि ये लेस स्टिकी है। कुक ने नॉड करके अग्री किया। प्रेपरेशंस कंटिन्यू हुए, तब वर्ड आया कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेली अराइव्ड है। टेली ने अपनी मदर को कॉल किया और मिंगक्योंग ने लियासून को पोलाइट बो के साथ ग्रीट किया। लियासून ने ग्रीटिंग रिटर्न किया और मिंगक्योंग को बताया कि उसने सुना है कि उसे सनबैक जे कहा गया था। उसने रिमार्क किया कि उसका फेस देखना अच्छा है, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। डिनर के दौरान लियोन ने पूछा कि टेली अपनी मेडिसिन प्रॉपर्ली ले रहा है या नहीं। मिंगक्योंग ने कंफर्म किया कि वो नियरली डन है मेडिकेशन के साथ जो उसने भेजी थी। लियासून ने सरप्राइज में आईब्रो रेज किया और पूछा कि ये चेंज क्यों हुआ। टेली ने अपनी यूजुअल ब्लंट मैनर में एक्सप्लेन किया कि मेडिसिन इस बार टॉलरेट करना आसान था, थैंक्स टू मिंगक्योंग्स हेल्प। लियोन ने टे की प्रेज की, कहते हुए कि वो अपने बेटे पर प्राउड है। टेली थोड़े एम्बैरेस्ड और ऑकवर्ड होकर क्वेश्चन किया कि उसकी मदर उस इवनिंग इतना बिजी क्यों लग रही थी, नोटिंग कि ये अनयूजुअल था। लियोन ने साय करते हुए एक्सप्लेन किया कि प्रेसिडेंट ने जूनोस फियोंसे को डिनर के लिए इनवाइट किया था उस नाइट। टेली ने कंफर्म किया कि वुमेन इन क्वेश्चन वास्तव में योनबुक क्योंग थी। लियोन ने एक्सप्लेन किया कि उसने यूजुअल से ज़्यादा प्रेपरेशंस की थी क्योंकि नया फैमिली मेंबर स्पेशल अटेंशन रिक्वायर करता था। टेली ने सिंपथाइज करते हुए कमेंट किया कि ये उसके मदर के लिए डिफ़िकल्ट रहा होगा और पूछा कि उसने इवेंट के लिए तैयारी कब शुरू की। लीसा ने इसे ब्रश ऑफ किया, क्लेमिंग कि इतना हार्ड नहीं था और थोड़ी प्रेपरेशन के साथ सब ठीक हो जाएगा। टेली ने चकल किया, टीज करते हुए कि टेजुन को उसकी हार्डवर्क के लिए बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। लियोने ने उसे शार्प लुक दिया और रिप्लाई किया, ही बेटर बी। कंपनी अपसाइड डाउन करने के बाद इट्स अबाउट टाइम ही वेंट थ्रू विद दिस मैरिज, उसने अनॉयंस के साथ कहा। इसने कमेंट किया कि यान वू ग्योंग एक ऑर्डिनरी फैमिली से आई हैं। उसने मटर किया, कैसे वो अपनी मदर की तरह हो सकता है। टेली सेंसिंग अपनी मदर की फ्रस्ट्रेशन जेंटली उसे कॉल आउट किया, कहते हुए कि यानियो वांग एक नाइस पर्सन है। लियोन ने स्कॉफ किया, क्वेश्चनिंग कि अगर नाइस है तो क्या फर्क पड़ता है। उसने आर्ग्यू किया कि लोग चेंज हो सकते हैं और हमेशा अपीयरेंसेस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। अगर वो अपनी पोजीशन में है तो उसे पता होना चाहिए कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। डीप ब्रेथ लेते हुए टेली ने जेंटली पूछा कि उसकी मदर इतना अपसेट क्यों है। उसका हैंड लाइटली उस पर रेस्टिंग था। लीसुन ने पॉज किया, लिप्स टाइट किए और एक्सप्लेन किया कि उसे तासा ही के बेटे की वेडिंग अरेंजमेंट्स करने के लिए कहा गया था। उसकी फ्रस्ट्रेशन एविडेंट थी और उसने अलाउड वंडर किया कि वे उससे ऐसी अरेंजमेंट्स कैसे कर सकते हैं। टेली ने फिर अपनी मॉम को कॉल किया और लीसुन ने जल्दी रियलाइज किया कि उसने मिंगक्योंग के सामने बहुत कुछ कह दिया। उसने अपोलोजाइज किया, लेकिन मिंगक्योंग उसकी डिस्कम्फर्ट सेंस करते हुए अश्योर किया कि ये ठीक है। लीसुन सॉफ्ट लग रही थी, ये एडमिट करते हुए कि उसने इन फ्रस्ट्रेशंस को लंबे समय से होल्ड किया हुआ था। उसने मिंगक्योंग को बताया कि अब समय है चेयरमैन से मिलने का, क्योंकि अभी बहुत प्रेपरेशन बाकी है। लेटर चेयरमैन के साथ मीटिंग में मिंगक्योंग ने लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट की।
चेयरमैन ने नोट किया कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेवेन्यू 2.43 ट्रिलियन के बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8.2% डिक्रीज हुआ था, राइजिंग कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद एम्प्लॉयमेंट सक्सेशन। मिंगयोंग ने एक्सप्लेन किया कि इस डिक्रीज के बावजूद वे एक्सपेक्ट करते हैं फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन एम्प्लॉयमेंट सक्सेशन इशू के साथ कंटिन्यू करने को फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करने में, खासकर सर्विस सेक्टर में। वे करंटली बिजनेस एक्सपेंशन पर फोकस कर रहे थे, रिडंडेंट पर्सनल को न्यू बिजनेस एरियाज में रीडिप्लॉय करके और मैनेजमेंट प्लान सेट करके गोल अचीव करने के लिए रेवेन्यू 300% इंक्रीज करने का अगले 5 साल में। चेयरमैन हाउएवर जल्दी से इंटरप्ट करते हुए वेग प्रेडिक्शंस के लिए डिस्डेन एक्सप्रेस किया और कहा कि कोई भी एक्स्ट्रापोलेशंस कर सकता है। तो दोस्तों, ये रहा आज के वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।